हितानंद जी, और मन में नेशन फर्स्ट का जज्बा लिए और देश के निर्माण में भागीदारी की इच्छा लिए सभी उपस्थित आप सभी इस कैंप के पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले आप सभी को इस ऐतिहासिक और अद्वितीय बूट कैंप या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा बनने पर बधाई। आज ये जो शिविर है या ये जो विचार है, ये सिर्फ एक विचार नहीं है। जैसा मेरे मित्र जयवर्धन जोशी जी बता रहे थे, यह एक आंदोलन है और इस आंदोलन की शुरुआत हुई 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, जब हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक विचार पूरे देश के साथ साझा किया, जिसमें वो ये देखते हैं कि आने वाले समय में अगले 5 वर्षों में 1 लाख ऐसे युवा जो कि सामर्थ्य रखते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस है और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे युवा 1 लाख राजनीति में आए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरीके से राजनीति के साथ इंटीग्रेट हों। इस विचार के साथ ये जो आज ये कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, उस समय हमने इनको इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा। हमने 4 शहरों में विभिन्न तरीके से इंटीग्रेशंस किए, कार्यक्रम किए, जिसमें तकरीबन 3000 प्रोफेशनल्स ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, सदस्यता ली और कई लोगों ने रुचि दिखाई। आज इसको अगले कदम की ओर ले जाने के लिए माननीय हितानंद जी के गाइडेंस से और माननीय वीडी शर्मा जी के संरक्षण में इस बूट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके सामने ये प्रोफाइल्स उपस्थित हैं। थोड़ी देर पहले सभी का इंट्रोडक्शन भी हुआ था। यह एक तकरीबन 800 से अधिक आवेदन हमारे पास आए थे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, और 800 आवेदनों को हमने स्क्रूटनी करी अलग अलग मापदंडों पर, जिसमें इनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, विचारधारा के प्रति इनका झुकाव और आने वाले समय में ये हमें कितना समय दे पाएंगे राजनीति को या भारतीय जनता पार्टी को, इन पैमानों पे हमने स्क्रूटनाइज करी। और हम विचार ये था कि 100 लोगों को पहला बैच ट्रेन करेंगे, पर इतने अच्छे प्रोफाइल्स थे कि हमें उस 100 की संख्या बढ़ा के 125 करनी पड़ी, जिनकी प्रोफाइल आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। इस आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, इसका क्यूरेशन विशेष रूप से यह ध्यान में रखते किया गया है कि आप सबका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, आप सब किसी भी पॉलिटिकल परिवारों से नहीं आते हैं, और हो सकता है आपका कभी किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक अनुभव किसी कार्यक्रम का, किसी प्रोग्राम का, हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं है। पर विशेष रूप से ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसका क्यूरेशन हमारे सम्मानीय नेता गुणों के जो दिशा निर्देश पर किया गया है। इसमें हम आपको प्रमुख रूप से सबसे पहले जो आपको टेकअवेज हैं ये 2 दिन के, उसमें सबसे पहला है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। आपको हम थरोली एक्सपोजर दिलाएंगे जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है इस पूरे कंट्री का। गवर्नमेंट मशीनरी का हम आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर दिलाने वाले हैं। विधानसभा एवं पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो प्रोसीजर है, उसको आपको समझने का मौका मिलेगा। और भारत की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, आप ये मान के चलिए, इसमें आप डीप डाइव करके एक्सपीरियंस लेंगे अगले 2 दिनों में। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को आपको जानने का, समझने का, और हमारे जो रीति नीति सिद्धांत हैं, इनको समझने का मौका अगले 2 दिन में मिलेगा। प्रमुखतः राष्ट्रवाद, सुशासन और सेवा भाव, ये 3 जो हमारे सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को आपको जानने का मौका मिलेगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं 1 दशक से इस प्रोफेशन में हूं। मैं राजनीति में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूं, पर मैं आप लोग इतने वाकई में सौभाग्यशाली हैं कि मैं अपने आप को आज देखूं कि 10 वर्ष पहले अगर मुझे ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है 2 दिन में, अगर मुझे मिलता, तो मैं अपने आप को वाकई में सौभाग्यशाली मानता। आप हमारे मध्य प्रदेश
के जो लीडर्स हैं, जो टॉप लाइन लीडरशिप हैं, माननीय सीएम साहब आपके सामने आज खुद यहाँ पर हैं, माननीय हितानंद जी हैं, माननीय वीडी शर्मा जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं, बांसुरी स्वराज जी हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं, डॉक्टर अनिर्बन गांगुली हैं। आप इतने बड़े बड़े लीडर्स से आपको जो अलग अलग हमारे विषय हैं, इन विषय को लेके सेशंस होंगे, इन सेशंस में आपको ट्रेन किया जाएगा। तो ये मैं मानता हूं आपको ये बहुत आपके लिए सौभाग्यशाली आप अपने आप को महसूस करेंगे। मैं प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उनके संरक्षण में ये एक अनकन्वेंशनल कार्यक्रम है। हम मध्य प्रदेश भाजपा पहली ऐसा स्टेट या ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में ऐसा कोई कार्यक्रम कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके संरक्षण में ये सब हो रहा है। मैं प्रमुख रूप से माननीय हितानंद जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने पूरे प्रोसेस में पिछले 6 महीने में जिस तरीके से हमें मार्गदर्शन दिया है और इनके सोच विचार से इन्होंने हमें गाइड किया, जो आज आप सब हमारे सामने यहाँ पर बैठे। और अंत में मैं प्रमुख रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय वीडी शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये विजन जो था, जो प्रधानमंत्री का हमें यहां उतारना है, ये विजन और ये पूरा कार्यक्रम, इसकी पूरी परिकल्पना माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की है। मैं तीनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें मौका दिया और आप लोगों को आज हम यहां तक लेके आए। आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने पहला कदम उठाया है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये आपका पहला कदम है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वहां से होती है जहां साहस होता है। अपने अपने कंफर्ट जोन से आप लोग निकल के आ रहे हैं। आपका वाकई में अभिनंदन। हर आदमी आपके प्रोफेशनल लैंडस्केप में एकदम से राजनीति से जुड़ने में एक हिचक होती है। आप उस हिचक से निकल के बाहर आए और आपने पहला कदम उठाया है नेशन बिल्डिंग की ओर। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूर्ति हेतु भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में संकल्पित है। और ये हमारे लिए बड़ी गौरव का विषय है कि पूरे देश में सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी संगठन ऐसा संगठन है जो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और आप सब उस बूट कैंप के पहले सहभागी सदस्य हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी से कि आप हमारे मध्य आए और इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के भविष्य के भाजपा के नेतृत्वकर्ता के रूप में परिचय, भाजपा को हम जाने, भाजपा को हम पहचाने, भाजपा को हम समझें, इस नाते से आज के इस परिचय सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष खजुराहो लोकसभा के सम्माननीय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे इस पूरे आयोजन को देख रहे भाई मुदित जी, भाई जयवर्धन जी और हम सब आज के उपस्थित कार्यकर्ता बनने वाले भविष्य के कार्यकर्ता भाइयों बहनों। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन प्रतीत न होय प्रीति। किसी से प्रेम करना है तो हमें पहले परिचय करना पड़ता है। उस परिचय के लिए व्यक्ति से होता है, संस्था से होता है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हम सबको भारत से परिचय कराना चाहता है, क्योंकि भारत को ही जानना है, भारत को ही पहचानना है और भारत की ही मानना है। इसलिए भारत को लेकर चलने वाली, अब उसको शब्द हो सकता है, नेशन फर्स्ट हो सकता है, गीत भी गा सकते हैं, राष्ट्र को ही देव मान कर चले हैं हम, बस एक राष्ट्र धर्म जानते हैं, राष्ट्र को लेकर चले हम। तो भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ जनसंघ के रूप में हुआ
कालांतर में कुछ दिन जनता पार्टी के साथ विलय हुआ और बाद में भारतीय जनता पार्टी पड़ी। इसका एक विकास यात्रा है। बाकी राजनीतिक दल पहले भीड़ इकट्ठी करते हैं, कार्यालय खोलते हैं, कोष इकट्ठा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा थोड़ी कठिन यात्रा है। जैसे गंगा सागर से चला गंगा का जल, स्वाभाविक है कि अपने आप कहां पहुंचना, उसे गंगा सागर पहुंचना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यात्रा गंगा सागर से चलकर और कहां पहुंचनी है, गंगोत्री पहुंचने की यात्रा है। अटल जी ने इसके बारे में संदर्भ लिखा, कभी थे अकेले भला जब नहीं डरे, अब क्या डरेंगे आंधियों के सामने चट्टान है। यानी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का उदय हुआ है। कुछ उद्देश्यों को लेकर हुआ है। सामान्य परिस्थिति, सामान्य व्यवस्था के नाते भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात जैसा हम सब सुनते पढ़ते हैं कि गांधी जी का एक सपना था कि जो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस है उसको अलग अलग शब्दों में, कोई कहता विलय कर देना चाहिए था, समाप्त कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए था। 47 में स्वतंत्रता आ गई, 50 में गणतंत्र आ गया। और गणतंत्र कहने को गणतंत्र है, वास्तव में क्या आया, संविधान आया। और संविधान आया तो संविधान को पढ़ने वाले एक शिक्षाविद जो नेहरू जी की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने संविधान पढ़ा तो संविधान में सबसे पहले लिखा था कि भारत भूमि का अविभाज्य अंग, जिसको जम्मू कश्मीर कहते हैं, वहां का संविधान अलग होगा, वहां का ध्वज निशान अलग होगा, और वहां का पीएम शब्द बोल सकते हैं, वहां का प्रधान अलग होगा। तो उन्होंने ध्यान में आया कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना के मूल में छुपा है। दूसरा एक विषय है कि 48 में गांधी जी की हत्या हो गई और उस समय जो राजनीतिक स्वार्थी लोग थे उन्होंने झूठा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे लगाया। कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं होता था कि संसद में अपनी आवाज रख सके। उस नाते से फिर विचार हुआ और संघ के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, जो उस समय भारी उद्योग मंत्री थे। उन्होंने ही संविधान पढ़ा, वो कुलपति थे, शिक्षाविद थे मूलतः, उनके पिताजी भी शिक्षाविद थे, वो भी कुलपति रहे। और वहां पर भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और पहला ही आंदोलन जो चला वह जम्मू कश्मीर के धारा 370 कह सकते हैं, या एक देश में दो विधान, निशान और प्रधान को लेकर लड़ाई चली। और उसको लेकर वह पहली यात्रा लेकर निकले। संगठन कम था लेकिन पर्याप्त लोग गए उस हिसाब से। आज के हिसाब से इतने लोग हुए, इतने उस समय शायद ना रहे होंगे। और जम्मू कश्मीर के लिए वो निकले और उसके बाद आज तक वह हत्या की गुत्थी थी। जैसी लाल बहादुर शास्त्री की एक मूवी आई थी ना, अभी कौन सी आई थी, कौन सी फाइल आई थी, ताशखंड फाइल, कश्मीर फाइल, तमाम फाइल आ रही हैं आजकल, खुलती जा रही ना फाइलें। तो वो फाइल भी अभी संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई 23 जून 1953। और उस दिन से जनसंघ और आज तक 2019 तक 5 अगस्त 2019 तक भारतीय जनता पार्टी, जब मुट्ठी भर लोग होते थे, एक कमरे में बैठते थे तो नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ज्यादा हो गए तो सड़क पे लगाने लगे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी। थोड़ा संसद में भी दिखने लगे तो संसद के गलियारे में बोलने लगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो हो, एजेंडा हो, कार्य पद्धति के जो भी कार्य होते थे उसमें प्राथमिकता के आधार पर आयोजन भी हम आज भी बलिदान दिवस मनाते हैं। उनका 5 जुलाई को जन्म जयंती है, वो नहीं मनाते, मतलब मनाने से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो प्राथमिकता के आधार पे हमने लिया है वो बलिदान दिवस लिया है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक, मैं तो सड़क से अंदर भी कहता हूं कि जब हम कमरे में अंदर बैठक करते थे तो कमरे में भी अंदर क्या बोलते थे,
तो हमारी बैठक का उद्घोष होता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। ये भारतीय जनता पार्टी देश को प्रधानता दे, देश की एकात्मता के लिए कि देश अपना देश न टूटे वीरो, अपना देश आजाद रहे। ये इस भाव को लेकर चले हम, ये राष्ट्र का देव है। इस भाव के साथ आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में प्रारंभ अगर इसे कहते हैं तो ये देश आ गया। दूसरा सनातन था कि लोग अपने को हिंदू कहने में शर्माते थे, अपने आप को गधे तक की उपाधि देने पे कोई शर्माते नहीं थे कि मुझे ये कह लो पर हिंदू मत कहो। और हम कहते थे इस देश के मूल में कोई है, इस देश का हिंदुस्तान नाम पड़ा है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की, कोई है ही नहीं, जातियों में इतना विभाजन कर दिया। तब हम कहते थे हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पति तो भवेद, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम। ये संदर्भ शंकराचार्यों ने लिया। यानी जो भारत के रहने वाले लोग हैं सभी लोग क्या हैं, सहोदर हैं, सगे भाई बहन हैं। इस नाते से हम सनातन की बात करते थे, राम मंदिर की बात करते थे, गौ रक्षा की बात करते थे। यानी जो इस देश का मूल है उसके रक्षा की, उसके स्वाभिमान जागरण की बात हम करते थे। जब विपक्ष में थे तो इस नाते से बात रखते थे। और मूल रूप से जिस काम के लिए चले, जो गांधी जी का सपना था ग्रामोदय, और दीनदयाल जी का सपना था अंत्योदय। इस अंत्योदय को आगे मानकर चले, यही हमारा पथ है, यही हमारा लक्ष्य है, यही कर्म है। इसके आधार पर हम आगे बढ़े। और इसके आधार पर जब विपक्ष में थे तब विपक्ष में बात रखते थे, जब सत्ता पक्ष में आए और जब पूर्ण बहुमत के साथ आए तो पहला निर्णय अगर किसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया तो धारा 370 समाप्त की 5 अगस्त 2019। अगले उसी साल कोर्ट के माध्यम से सहमति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्णय किया और 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ। 22 जनवरी 2024 में लोकार्पण हुआ, तो राम को वहां पहुंचाने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इसके लिए संघर्ष भी करती है। हम विचार करते हैं हमारे मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश में मोहन जी की सरकार हो, वो सनातन को कैसे आगे बढ़ा रही है। तो चाहे महाकाल लोक हो, चाहे काशी का कौन सा कॉरिडोर हो, काशी कॉरिडोर हो, या सोमनाथ का जिस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के उपस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका पुनर्निर्माण कराया। तो हम भारत की संस्कृति को पुनरुत्थान देने के लिए, भारत की आत्मा गांव का उत्थान करने के लिए, भारत के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करने के लिए अंत्योदय का लक्ष्य लेकर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हर व्यक्ति को घर बनाने की बात हो, नहीं तो पहले सरकारें आती थी और नारे लगते थे, मूवी बनती थी रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हमारी सरकार ने रोटी भी दी है, कपड़ा भी दिया है और सबको भव्य मकान देने का काम कर रहे हैं। ये अंत्योदय है। गाय की बात हो, हमारी सरकार कह रही है कि इतने लीटर दूध लेंगे, गाय को इतने रुपए, हम घर पे भी अगर जो गौशाला चलाएगा 10 गाय रखेगा तो उसको गाय की गौशाला की सुविधाएं देंगे। तो गाय का माध्यम से ग्राम का उत्थान, क्योंकि गाय में भी सभी देवी देवताओं का वास है। गांव में देश की आत्मा गांव में बसती है, तो गांव का विकास, गांव में गाय का विकास नहीं कर सकते गांव के गाय के माध्यम से हमारा उत्थान। तो ऐसे हम आइडियोलॉजी के आधार पर अंतिम व्यक्ति का विकास करते हुए आगे बढ़े हैं। कठिन यात्रा है मित्रों, इसको पढ़ना पड़ेगा। जब पहला चुनाव हुआ तो पहले चुनाव में हमारे पास प्रत्याशी नहीं थे। 52 में पहला चुनाव हुआ और 51 में जनसंघ बना। तो मध्य प्रदेश का ही उदाहरण बताता हूं। राजमाता विजयराजे सिंधिया भिंड से चुनाव लड़ रही थी। उस समय संघ के प्रचारक माणिक चंद वाजपेयी जी से कहा कि वो जिला प्रचारक रहे वहां, तो आपको चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने, क्यों लड़ना है, मैं तो प्रचारक हूं। उन्होंने कहा कि राजमाता सिंधिया के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने कहा क्यों लड़ना है, क्या हारने के लिए लड़ना है। उन्होंने कहा जब हारना ही है तो क्यों चुनाव लड़ना। तो उन्होंने कहा उसके कारण है, जब चुनाव का समय रहता है, हम आज भी देखते हैं, भले तमाम तरह के तंत्र यंत्र खड़े हो गए, तकनीक का युग आ गया, मीडिया, सोशल मीडिया विकसित हो गए,
लेकिन फिर भी अगर अपने को किसी को सुनना है तो कब सुनाने का मौका मिलता है? जब चुनाव आते हैं। चुनाव की डिबेट देखने में अलग मजा आता है, चुनाव के भाषण सुनने में अलग मजा आता है। आज के भाषण सुनने में उतना रस नहीं रहता। तो उनको चुनाव लड़ा जमाना जब तो होनी थी वो सब हुआ, लेकिन हम अपना दीपक घर घर तक पहुंचाने में सफल हुए और भारतीय जनसंघ क्या करना चाहता है ये बताने में लोगों को सफल हुए। इसलिए चुनाव के समय सबके आंख भी खुले रहते हैं और कान भी खुले रहते हैं। उस नाते से भारतीय जनता पार्टी जब 52 का चुनाव लड़ी मात्र 3% वोट हासिल की। अगला चुनाव हुआ 57 में तो 9% वोट प्राप्त किए, 62 में 16% और 67 में मित्रों हम सम्मिश्र सरकार के रूप में सरकार में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में आ गए थे। मध्य प्रदेश में भी श्री गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री थे हमारी सम्मिश्र सरकार के और वीरेंद्र कुमार सक्सेना जी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के नाते हम बने और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ हुई। उस समय जो आंदोलन चले, चाहे गौरक्षा का चला हो, करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हम उसमें खड़े थे और उस आंदोलन से लेकिन आज तक के अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलन खड़े हुए, उसमें मूक समर्थन देने का काम हम सब ने किया। क्यों किया? कि हमने गीत गाते हैं ना, उस गीत में ये लक्ष्य नहीं रखा कि भाजपा का कार्यक्रम हो, इस पार्टी का कार्यक्रम हो। हमने कहा संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो और भला हो। किसका भला हो? भला हो जिसमें देश का वो काम सब। तो इस देश का भला करने चले हम। जो देश का भला कर रहा है उसके साथ खड़े होंगे। जब हम नेतृत्व करेंगे तो देश का भला करेंगे। इसलिए राष्ट्र हित में चाहे विपक्ष के लिए अटल जी के समय कई मौके आए जब हमने समर्थन विपक्षी पार्टियों की सरकारों का किया है कि हम राष्ट्र को केंद्र बिंदु में रखते हैं। बाकी लोग हो सकते हैं कि उनको राष्ट्र कोई चीन पे कब्जा कर ले, कोई भारत के टुकड़े कर दे, लेकिन हम भारत को मां मानते हैं। इसलिए भारत हमारी मां है, माता का रूप प्यारा, इसकी रक्षा करना कर्तव्य है। हम कर्तव्य मानकर चले हैं। तो ये सब बातों के साथ चलते हुए एक समय ऐसा आया कि जिस भारत को लोकतंत्र की माता, डेमोक्रेसी की मदर कहा जाता है, उसकी हत्या हो रही थी और हत्या होने का काम कांग्रेसी कर रहे थे। उसको हमने शब्द सुना होगा, इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल का समय आया, न कोई वकील था, न कोई दलील थी, न कोई अपील थी। सब विरोधी लोग, जो बात बोलता था, जो अखबार होता था वो अखबार वाले को बंद कर दिया जाता था, जो राजनीतिक दल होता था उसको बंद कर दिया जाता था। उस समय भारतीय जनसंघ ने अपनी पूरी पार्टी को समेटते हुए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, उनकी पार्टी थी जेपी आंदोलन में, जयप्रकाश जनता पार्टी में हम विलय हो गए। और एक बड़ा उसका इतिहास है, उसको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और 77 में चुनाव हुए, कांग्रेस समाप्त, मतलब हार गई चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव का विजय प्राप्त हुई, सरकार बनी और 2.5-3 साल सरकार चली थी। तो लोगों ने, जिसके लिए हम जाने जाते हैं विचारधारा के लिए, विचारधारा पे प्रश्न खड़ा हो गया कि ये यहाँ की बात नहीं मानते, इनको तो क्या मानना होता है। तो संघ के साथ, किसी के साथ इनकी दोहरी सदस्यता का एक विषय खड़ा हो गया और उसके आधार पर 80 में भारतीय जनता पार्टी का, जो उस समय के, आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए चढ़ी, उस समय हमारे जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के नेता थे, अटल जी, आडवाणी जी सहित ऐसे सब लोगों ने सरकार में शामिल थे, मंत्री थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया। और 6 अप्रैल जो आने वाली है 5-7 दिन बाद, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और अटल जी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में एक प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसका बार बार आपको सोशल मीडिया में देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता होगा। अंधेरा छटेगा, सूरज और कमल। जो नेहरू जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि इस देश के 1 इंच भूमि पर, शब्द उन्होंने भगवा बोला था, क्योंकि हम भगवा वाले हैं ना, 1 इंच भूमि पर भगवा नहीं फहराने देंगे। उस समय ही हमारे तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्घोष किया था। अकेले थे, पर उन्होंने जो उनकी वॉल्यूम था, उनका आवाज का साउंड था, उससे दुगनी आवाज में उन्होंने कहा कि एक दिन इस कुत्सित मानसिकता को हम कुचल डालेंगे। और 6 अप्रैल से जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, अंधेरे से प्रारंभ हुई, उजाले की ओर बढ़ी। और भारतीय जनता पार्टी पहला चुनाव लड़ी तो मात्र 2 सीटें जीती।
और विरोधी लोग कहते थे, कई बार अलग अलग तरीके से बोलते थे। उस समय बोलते थे कि उस समय संजय गांधी ने एक व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी थी परिवार नियोजन की, इंदिरा गांधी के उस समय नारा चलता था हम दो। तो राजीव गांधी कहते थे कि विरोधी दल पे ऊपर परिवार नियोजन की व्यवस्था लागू हो गई है, क्योंकि अटल जी आडवाणी जो दो नेता होते थे और 2 सांसद होते थे, हम 2। ऐसा कई बार अलग अलग समय, क्योंकि जनसंघ की क्या पहचान, संसाधन नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, तो उस समय के लोग कहते थे जनसंघ की क्या पहचान, टूटी जीप 20 जवान। दीपक चुनाव चिन्ह था तो कई जगह थे दीपक में तेल नहीं और सरकार चलाना खेल नहीं। तो ऐसे अलग अलग तरह से जाति सूचक, जनसंघी फला, ऐसा करके ऐसे ऐसे शब्दों से उपहास उड़ाया जाता। तो क्योंकि कोई कार्य की प्रारंभ होता है तो पहले क्या होता है, उपहास उड़ाया जाता है, फिर विरोध होता है। तो 60, 50 और 60 के दशक में हमारा उपहास उड़ाया गया। 67 में हम जब सरकार में आने लगे तो हमारा विरोध दमन शुरू हुआ 60 और 65 के बाद, 67 के बाद और 80 तक और बाद तक चला। और जब हम आगे बढ़े तो विरोध, और आज हम किस दिशा में आगे बढ़ गए, तो स्वीकारता की ओर बढ़े हैं। लोग हमसे कह रहे हैं हमें भाजपा से जुड़ना है, हम सब भी कह रहे हैं आइए भाजपा को जानिए, भाजपा को पहचानिए और भाजपा को समझ के आगे बढ़िए। इसलिए आप सब इस समय आए, आप सबका स्वागत है। और अंत में जो नेहरू जी ने कहा था उस बात को कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि देश की 1 इंच भूमि पर भगवान नहीं फहराने देंगे। आज गांव की ग्राम सभा हो, वहां पर सरपंच कहते हैं, कहीं प्रधान कहते हैं, वो सर्वाधिक अगर देश में किसी पार्टी के हैं तो बोलिए किस पार्टी के हैं। जनपद बीडीए, ब्लॉक डेवलपमेंट जो कमेटी रहती है, जनपद सदस्य बनते हैं मध्य प्रदेश में, अन्य जगह बीडीए के मेंबर बनते हैं। और सर्वाधिक जनपद अध्यक्ष सदस्य किस पार्टी के हैं, भाजपा के। जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य पदाधिकारी किस पार्टी के हैं। देश में नगर पालिका, नगर परिषद और सब में बहुमत किसका है, पार्षद से लेकर सबका, मेयर, पूरे देश में सर्वाधिक किसके हैं। विधायक सर्वाधिक देश में किसके हैं, सांसद राज्यसभा लोकसभा में किसके हैं। तो हम सब कह सकते हैं कि गांव की ग्राम सभा से लेकर देश की लोकसभा में आज क्या फहरा रहा है, तो देश की इंच इंच भूमि पर आज क्या फहरा रहा है। तो हम उस समय लक्ष्य को छोटा लेके चले थे, लक्ष्य बड़ा था, काम छोटा था। काम को शून्य से हमने शिखर की यात्रा की है। गंगोत्री से गंगा सागर नहीं, गंगा सागर से गंगोत्री यात्रा करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। आज सदस्यता के आधार पर, सरकारों के आधार पर, लोकल बॉडीज के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो जो नापने के पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आपके इस उद्बोधन से बड़ी ही सरलता से हमारे सभी कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी का जो सफर है, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी, किस प्रकार से भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, ये बड़ी सरलता से आप सबने हमारे मध्य रखा। और निश्चित रूप से भारत माँ, भारत राष्ट्र की सेवा करना है तो भारतीय जनता पार्टी एक उत्तम विकल्प है। हमारे मध्य उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष। उनको सब शुभंकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब यहाँ पे सरकार जब कांग्रेस की थी, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आते ही इस प्रदेश में बनने का काम हुआ था। और उसके बाद भी चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का कार्य किया है। ऐसे आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से मैं बड़ी ही विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आप हमारे मध्य आए और अपना उद्बोधन दें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित आज इस विशेष कार्यक्रम में बीजेपी फ्यूचर फोर्स ये अभियान हमने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप के अभियान के दौरान लिया था। तो इस अभियान के द्वारा आज इस बूट कैंप में, जिसकी शुरुआत उद्घाटन सत्र है, हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के
इस काम को देखने वाले भाई मुदित जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इस मंच पर समाज के ऐसे सभी लोगों को जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे समाज के अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे जो लोग हैं जिनको हमारी कल्पना थी उसके अनुसार आप सबने भारतीय जनता पार्टी के इस फोरम पर आने का जो प्रयास किया है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश कार्यालय में इस बूट कैंप में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मीडिया के मित्र भी हमारे जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा सेशन लेट हुआ, हम लोग थोड़ा किसी कारण से, क्योंकि आप सब प्रोफेशनल्स हैं, आपको ये बहुत ऐसा लग रहा होगा कि बीजेपी के स्टेट ऑफिस में बूट कैंप की शुरुआत हो रही है, थोड़ा डिले हुआ, तो मैं इस बात के लिए आपको थोड़ा क्षमा प्रार्थी भी हूं। दूसरा, आप जिस हॉल में बैठे हैं तो आपको लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का ऑफिस है और आपके सबके अपने अपने प्रोफेशनल्स और आपके ऑफिसेज वगैरह सबके होंगे, तो ये एक टेम्परेरी ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी का। आप सामने जब देखेंगे तो आप सब ऐसे जो एक्सपर्ट हैं इस क्षेत्र के, उनके सुझावों के आधार पर आज के समय के तकनीक से युक्त एक नया भारतीय जनता पार्टी का भव्य भवन जो आज समय की आवश्यकता के अनुरूप होगा, ये सामने उसकी तैयारी हमारी चली है। केवल एक टेम्परेरी हमने चुनाव के दौरान बनाने का प्रयास किया था, इसलिए आप सबको ये लग रहा होगा कि एक सामान्य उसमें आप सबको यहाँ पर हमने आज आमंत्रित किया है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप सब लोग यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जो संकल्पना है इसका उल्लेख अभी मुदित जी ने आपके बीच में रखा। हमारे संगठन महामंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, उसका चित्र आपके सामने उन्होंने रखने का प्रयास किया कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे आगे बढ़े हैं। लेकिन ये जो संकल्पना है कि आपके जैसे समाज के जो ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति से कोई बहुत संबंध नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के अंदर आप एज ए एक्सपर्ट, जो मैं अभी प्रोफाइल्स देख रहा हूं कि जिसमें लगभग 2,500-3 हजार लोग उस समय ड्यूरिंग मेंबरशिप आप सब लोग जब जुड़े थे, तब हमारे मन में कल्पना थी कि इनमें से कुछ लोगों को एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज ए पॉलिटिकल सिस्टम क्या क्या चीजें होती हैं, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के वहां किस प्रकार से पॉलिसी मेकिंग और इन सारी चीजों के बारे में अवगत हम ऐसे कुछ लोगों को चयन करके करें, तो इसके नाते से बूट कैंप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना, जिसका उल्लेख अभी हमारे धैर्यवर्धन जी ने भी किया और मुदित जी ने भी किया, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को यह कहा, मैं देश के अंदर ऐसे 1 लाख लोग चाहता हूं जो किसी न किसी रूप में देश के अंदर जनप्रतिनिधि बनकर के भूमिका निभाएं, लेकिन उनके परिवार का कोई पॉलिटिशियन से संबंध नहीं है, यानी राजनीतिक परिवार नहीं है। और इसके निमित्त आप सब लोगों को यह प्रयास किया। तो ये जो प्रधानमंत्री जी की भावना है, ये भावना स्वामी विवेकानंद ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ये कहा था कि मुझे मेरी मन की परिकल्पना के अनुरूप अगर 100 युवा इस भारत के अंदर मिले तो मैं भारत का पूरा परिदृश्य बदल दूंगा। तब भारत के बारे में हम सब जानते हैं कि शिकागो के अंदर जब वो गए थे तब किस प्रकार से लोगों ने उपहास उड़ाया था। एक युवा सन्यासी है, ये क्या बताएगा लोगों को। लेकिन जब एक युवा सन्यासी ने शिकागो की धर्मसभा के अंदर सारी बातें जब की तो पूरी दुनिया पागल हो गई और लोग ये बात स्वामी विवेकानंद बोल करके समाप्त होते थे, लोग बंस मोर कहते थे कि मैं फिर सुनना है। तो उस समय उन्होंने जो कल्पना की थी, उस कल्पना के अनुरूप आपने कभी सुना होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति थे और अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक दुनिया के भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक को भारत का राष्ट्रपति बनाया।
और राष्ट्रपति बनकर के जब उन्होंने इस भारत की राजनीति के बारे में, उस समय ऐसा आपने भी देखा होगा कि देश के अंदर राजनीति यानी करप्शन, राजनीति यानी गुंडिज्म, राजनीति यानी पावर का दुरुपयोग। तब एक बार एपीजे अब्दुल कलाम जब यूथ के बीच में इंटरेक्ट कर रहे थे, तब उनने युवाओं से पूछा कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में आपका क्या कहना है। तो देश के युवाओं के मन के अंदर इतनी पीड़ा थी इस बात को लेकर के कि राजनीति तो करप्शन है, राजनीति तो एक पावर का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, गुंडिज्म देश के अंदर कैसे होगा, और राजनीति में बाहुबल और धनबल, यही आज देश के अंदर दिखाई देता है। जो बिहार होगा, उस समय लालू जी जिस प्रकार से देश के अंदर उनकी भूमिका बन रही थी, ये सारी बातें एपीजे अब्दुल कलाम के सामने देश के नौजवानों ने अलग अलग तौर पर उस इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने कहा। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि परिदृश्य कैसे बदलेगा, और आज हमें ध्यान में आता है कि उस समय उन्होंने कहा कि परिदृश्य कैसे बदलेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि आपके जैसे जो नौजवान समाज में एक अच्छी भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं, आपके अंदर योग्यता है, आप देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ये जो लोग हैं वो लगातार इसी प्रकार से अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। तो इसलिए मैं आज आह्वान करता हूं, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं आह्वान करता हूं कि देश के नौजवानों को इस राजनीति को अच्छा बनाने के लिए आपको भी राजनीति में आने की जरूरत है। नहीं तो हर आदमी कहता था पॉलिटिशियन यानी उसके बारे में एक अच्छा सोच नहीं है समाज का, सोसाइटी का। हर आदमी को लगता था यार ये पॉलिटिशियन है, तो पता नहीं कैसा होगा। लेकिन मैं आज आप सभी इंटेलेक्चुअल्स को ये बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद की भावना को और एपीजे अब्दुल कलाम की उस भावना को आज उन्होंने अपने 2014 के उन्होंने अपनी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के अंदर जो किया, लेकिन 2014 में भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद जो राजनीति का परिदृश्य बदल दिया, भारत के बारे में जिस प्रकार की सोच दुनिया के अंदर थी, तो भारत के बारे में उस परसेप्शन को बदलने का भी प्रयास किया कि लोग कहते थे कि भारत, आप कहीं भी जाएंगे तो ये तो गंदा भारत है। आपको ध्यान में होगा कि पहली बार जब लाल किले की दीवार से जब वो संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि मैं स्वच्छता का अभियान लूंगा, तो पॉलिटिशियन ने, लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री का काम झाड़ू लेना है क्या? लेकिन गांधी जी कहते थे कि भारत को स्वच्छ बनाने की जरूरत है, तो गांधी जी के उस विचार को भी जमीन पर प्रतिपादित कौन करा? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं इस दिशा में कदम उठाऊंगा। मुझे एक बार मैं आप सभी मित्रों को बता सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग थोड़ा लेट भी हुए और उनके आगे के कार्यक्रम भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके बीच ये बात इसलिए आने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी ने जो सोच उस समय विकसित की। मैं एक बार ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहा था, तो भारत एनआरआई एक परिवार ट्रेन के अंदर वो भी यात्रा कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि एक बात का बड़ा कष्ट होता है हम लोगों को, हम आते हैं तो जहां देखो वहां गंदगी दिखती है। क्या भारत के अंदर ये नहीं हो सकता है? आपस में डिस्कस कर रहे थे। मुझे याद आता है कि इस प्रकार के सोच रखने वाले जो लोग हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने आते ही जब ये कहा, आज हम कहते हैं कि दुनिया के लोग अगर भारत के अंदर आते हैं, चाहे एनआरआईज हो या हम लोग होंगे, आज हमें लगता है कि भारत स्वच्छता के अभियान से एक गंदा भारत था, इसका परसेप्शन प्रधानमंत्री जी ने बदल दिया। आम आदमी के मन के अंदर, हमारे स्वयं के व्यवहार के अंदर चीजें बदल गई कि हम स्वयं गंदगी को रोकते भी हैं और स्वयं गंदगी करते भी नहीं हैं। तो बात बहुत छोटी है, लेकिन देश के बारे में परसेप्शन बदलने का काम प्रधानमंत्री जी के विचारों ने आज भारत को स्वच्छ भारत बना करके खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार की एक नहीं, पता नहीं कितनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर जो विगत 10 वर्षों के अंदर, एक दशक में भारत के अंदर एक नई राजनीतिक कल्चर का जो डेवलपमेंट किया है, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों महापुरुषों की भावना के अनुरूप कहा कि मुझे देश के अंदर ऐसे 1 लाख लोग जनप्रतिनिधि बनाना है, क्योंकि उन्होंने नारा दिया भारत की राजनीति में परिवारवाद ये सबसे बड़ा
इस देश का चैलेंज है। जातिवाद इस देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है। अब इन दो बातों के बारे में कि परिवारवाद और जातिवाद कोई केवल कहने से समाप्त नहीं होंगे। मैंने कह दिया, मैं इस नारे को दे रहा हूं कि कभी जो अभी हमारे संगठन महामंत्री आपको उल्लेख कर रहे थे, गरीबी हटाने के लोग नारा तो देते थे, लेकिन गरीबी नहीं हटती थी। तो परिवारवाद और जातिवाद को समाप्त करना है तो इसके लिए उस प्रकार के लोग समाज में कैसे आएंगे। एक ही परिवार के लगातार अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर कहा कि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं, एक ही परिवार के 3 सदस्य इस संसद के अंदर बैठते हैं और एक परिवारवादी व्यवस्था देश के अंदर, राज व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, राजघराने समाप्त हो गए, क्योंकि राजघराने में उसका बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी आने के बाद, भारत के आजाद होने के बाद हमने डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन हमें इस दिशा में केवल एक परिवार ही इस कल्पना को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इस अगर कंसेप्ट को तोड़ना है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 जो आने वाला 2047 जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, इन 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प है वो तभी पूरा होगा जब परिवारवादी व्यवस्था से भारत की राजनीति मुक्त होगी। तो आप सब लोग यहां पर जो हैं, जो अलग अलग फोरम से, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि आप तो लगातार दिन सुबह से लेकर के रात तक अपने प्रोफेशन में अपना काम करते होंगे, आप अपने प्रोफेशन के बारे में सोचते होंगे, लेकिन आपके मन के अंदर ये भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में कि आप सोसाइटी के बारे में, देश के बारे में कैसे सोचते हैं। आपको कल हम मन की बात सुनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री अपने मन की बात को आपके बीच कल कहेंगे। तो ये मन की बात भी सोसाइटी के वो लोग जो देश के 140 करोड़ लोगों में से जो सोचते हैं और वो उसके आधार पर सुझाव देते हैं कि समाज में इस बात की जरूरत है और समाज में अच्छे काम करने वाले लोग कौन हैं, प्रधानमंत्री उनका उल्लेख भी अपने हर मन की बात में सर्च करके नीचे से निकाल करके, दूरस्थ गांव में मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में कोई एक नौजवान काम कर रहा है, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रधानमंत्री का सिस्टम उसको पिकअप करता है और फिर उसको अप्रिशिएट करता है और फिर उसके आधार पर समाज में पॉलिसी मेकिंग कैसे हो सकती है। कल आप सुनेंगे इसको, मन की बात को, उसका साइंटिफिक सिस्टम बनाया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री के मन के अंदर है कि भारत के अंदर पॉलिसी मेकिंग में आपके जैसे जो लोग हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो आप राजनीतिक भी बन सकते हैं और राजनीति में पॉलिसी मेकिंग में आपकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी बन सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज पॉलिसी मेकिंग में एक नहीं, डिफरेंट फील्ड के अंदर अगर हमें इस प्रकार के लोगों की जरूरत है तो प्लानिंग करके जो हमारे पास आता है वो अपने योजना से आता है, हमारे पास जो आता है वो अपने एजेंडे के साथ आता है। हम ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमें आता है कि हमें कुछ चाहिए, और एक लोग ऐसे होते हैं हमें दिखता है कि समाज के अंदर ये काम करने वाला व्यक्ति, ये कार्यकर्ता किसी क्षेत्र में है, दूरस्थ है, लेकिन वो भोपाल हमसे नहीं मिल सकता, हम उसको पिकअप करते हैं। तो सोसाइटी में आपके जैसे लोग, सिविल सोसाइटी के अंदर पता नहीं कितने लोग हैं जो देश के बारे में इतना सोचते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं, अपना सब कुछ लगा करके काम भी कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे पिकअप किया जाए, ये जो बूट कैंप है, ये इसके आधार पर हम सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे या हम सब मेंबर ऑफ असेंबली बन जाएंगे या हम सब मेयर बन जाएंगे, ये तो मुझे लगता है संभव नहीं है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इंदौर के मेयर आपसे कल मिलेंगे, इंदौर के मेयर एक अच्छे एडवोकेट के नाते से एक अच्छे जज बन सकते थे। वो यंगस्टर्स है एकदम, मुझे लगता है कि भारत के जो मेयर्स हैं उनमें सबसे यंगस्टर्स शायद पुष्यमित्र ही होंगे, लेकिन एज ए प्रोफेशनल्स काम करते हुए एक अच्छे एडवोकेट बने, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल बने। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अवसर दिया तो इंदौर जैसे महानगर का मेयर बनकर के आज देश के अंदर एक अच्छा स्थान बनाने का काम वो करते हैं। आप में से भी कोई हो सकता है, आप में से भी किसी की अलग अलग भूमिका बन सकती है।
मैं ये नहीं कहता हूं, मैंने फिर मैं कहता हूं कि मैं तो एक सामान्य किसान का बेटा हूं, एक छोटे से गांव के रहने वाला, और उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से एमएससी करने के बाद मैं तो एक फुल टाइम तौर पर अपने जीवन के अंदर एक सामाजिक काम करेंगे और निकल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये कार्यकर्ता इस काम के लिए उपयोगी हो सकता है, जो हमने कल्पना नहीं की, हमें इस स्थान पर ला करके कि आपको चुनाव की राजनीति में जाकर के काम करना है, और मैं आज यहां खड़ा हूं। तो आप सब लोगों को आज इस बूट कैंप में अलग अलग प्रकार से जो लोग इंटरेक्ट भी होंगे। अब अश्विनी वैष्णव जी एक देश के सफलतम ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब ब्यूरोक्रेट भी अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन ऑनेस्टी के साथ काम करने वाला ब्यूरोक्रेट्स जब पॉलिटिशियन बनता है तो आज रेल मंत्रालय में एक नई दिशा रेल मंत्रालय को मिलती है। एस जयशंकर जैसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो प्रधानमंत्री जिन्हें पिकअप करते हैं और अपने मंत्रिमंडल के अंदर स्थान देकर के, किसी को कल्पना नहीं की एस जयशंकर जैसे लोग भी ये बन सकते हैं। लेकिन आज विदेश नीति में भारत दुनिया के अंदर आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो मेरे कहने का आशय है कि आप सब जो भाई बहन यहां पर हैं, आप अपने अपने समाज में, अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी को इस बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुरूप जरूरत है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हमें ऐसे पॉलिसी मेकिंग के लिए हमें उस प्रकार के लोग चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में केवल उसी प्रकार के लोग हैं जिनकी कल्पना राजनीति में लोग करते हैं। इस परसेप्शन को तोड़ने का काम भी मोदी जी ने, आज मैं आप सबको बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, केवल दूसरे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल भाषण नहीं दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को भी आपके जैसे लोगों के माध्यम से जोड़ करके आज अपडेट और अपग्रेड करने का काम भारतीय जनता पार्टी को करेगी। समाज के हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के इनर पॉलिसी में भी चाहिए। इस प्रकार के पदाधिकारी क्यों नहीं बन सकते? इस प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं बन सकते? ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ सकते? इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल काम करने वाले लोग क्यों नहीं आ सकते? तो ये जो शुरुआत हमने की है, ये अच्छी बात है कि देश के अंदर इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने की, और हम सब लोग मध्य प्रदेश के अंदर हमने मेंबरशिप में ही आप सबको कनेक्ट किया, और कोई छिपे तौर पर नहीं किया, अच्छे तरीके से किया कि भारतीय जनता पार्टी का फोरम है। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इस भावना के अनुरूप आपको आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप सब ने इस दिशा में जो प्रयास किए, लेकिन आगे अगर आप जुड़े तो आपकी भूमिका क्या बनेगी, आपका रोल क्या होगा? तो इस रोल के बारे में आपको कनेक्ट करने का काम आज इस बूट कैंप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। ये भावना, मैं एक दिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, तो मैंने उनको इस बूट कैंप के बारे में भी उल्लेख किया था। मैंने उनको पूरा ब्रीफ किया था कि इस प्रकार से इतने लोग मेंबरशिप के दौरान आए, उनमें से कुछ लोगों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम उनका बूट कैंप करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि लोकसभा अध्यक्ष से तो मेरी बात हो गई कि उनके साथ कुछ लोगों को इंटरेक्ट करना, लोकसभा की कार्रवाई को देखना, और साथ में ही कुछ इस प्रकार के अन्य लोगों के साथ आप मिलें। जैसे सफल सांसद बांसुरी सुराज आई, कल आपसे इंटरेक्ट करेंगे। पॉलिसी मेकिंग करने वाले जो लोग हैं वो भी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो आपके मन के अंदर, मैं कहता हूं कि सबके मन में ये नहीं होगा कि मुझे सीधे कोई चुनाव लड़ना है, लेकिन आपका रोल कुछ बनेगा जो आपके मन के अंदर है, उसके अनुरूप आप ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कनेक्ट होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सफलतम प्रयोग मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की हमारी टीम ने किया। ये मैं इस बात के लिए उनको भी धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब लोग आए। और ये जो अभी जयवर्धन कह रहे थे कि शुभंकर और इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में, जितना मैं जानता हूं, टीम स्पिरिट पर ही सारा काम होता है, इंडिविजुअल नहीं है। फिर तो वही परिवार हो जाएगा। प्रधानमंत्री की भावना यही है कि टीम स्पिरिट के साथ
सामूहिक नेतृत्व के साथ हम कैसे काम करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हम सब मिलकर के हमारी एक टीम है, वो टीम जब काम करती है, और मैं ऐसा मानता हूं कि टीम का कोऑर्डिनेशन जब अच्छा होता है तो कोई भी गेम कभी हारा नहीं जाता, वो जीत की ओर ही अग्रसर होता है, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की टीम कर रही है। और अपनी मन भावना के अनुरूप एक अच्छा काम कैसे हम कर सकते हैं कि आज आप देखते होंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में जब ये उल्लेख आया, आज देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। 25 करोड़। ये गरीब के जीवन स्तर को बदलने के जो अभियान है, उसमें भी आप लोगों की अलग अलग प्रकार से भूमिका है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस बूट कैंप में आप सब लोग मिलकर के 2 दिन इसको एंजॉय भी करेंगे। 2 दिन के अंदर आप सिस्टम को भी समझेंगे, 2 दिन के अंदर आप हमको भी समझेंगे। और ये मेरा अनुरोध है, बिना समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं जब ड्यूरिंग स्टूडेंट यूनियन में एज एबीपी वर्कर विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता रहा, कॉलेज स्कूल के अंदर जाते थे तो हम लोगों से कहते थे एबीपी क्यों ज्वाइन करना है, तो हम आपको बताते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इससे सहमत हैं तो आप जुड़िए। तो भारतीय जनता पार्टी को भी आप समझेंगे कि आज की भारतीय जनता पार्टी कैसी है, मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी कैसी है। नई तकनीक से लेकर नए कार्य संस्कृति को, कार्य संस्कृति कह रहा हूं मैं, राजनीति में वर्क कल्चर किसी ने डेवलप किया है, राजनीति के अंदर तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिशा दी है। पॉलिटिशियंस को, सारे पॉलिटिशियंस को, यानी मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा रिपोर्ट कार्ड पीएम के पास है, मैं क्या कर रहा हूं, सारी मॉनिटरिंग। एक हलचल होती है किसी भी दूरस्थ जिले के अंदर, तो मुझे लगता है कि हमारे हितानंद जी तत्काल के, यार ये क्या हो गया, पीएमओ से मैसेज आया है, मोहन जी को बताओ ये कौन है, ये कार्यकर्ता क्या कर रहा है। मैं जिन बातों का उल्लेख कर रहा हूं, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके जैसे लोग समाज के संभ्रांत और प्रबुद्ध लोग हैं, आप समाज के लिए अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जो नई भारतीय जनता पार्टी को जो आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर के खड़ा किया है, दुनिया के कई देशों के लोग भोपाल भी आए इलेक्शन के दौरान, वो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहते हैं ये है क्या, आपका तंत्र क्या है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा इसको भी समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्या है, कैसे चलता है ये। वो लोग ये अध्ययन कर रहे हैं कि ये मोदी इतने समय से लगातार चुनाव कैसे जीत जाता है, तो उसके पीछे ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके साइंटिफिक सिस्टम है। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को भी 2 दिन में आपको समझने का प्रयास होगा। जो विधानसभा और आप में से जिनको लोकसभा के अंदर अवसर मिलेगा, सब लोग कहेंगे तो हम 2 बैच के अंदर सबको बुला सकते हैं, नहीं तो एक साथ भी सबको बुला सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो वो भी हम करेंगे। मैंने लोकसभा अध्यक्ष जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप विजिट कराइए, लोग कार्रवाई देखें, पूरी लोकसभा को घूमे, कैसे यहां काम होता है। तो इन सारी बातों के बारे में आप सभी लोगों ने जो 2 दिन का महत्वपूर्ण समय, आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय है ये इसको हम ऐसे ही नहीं मान सकते। आप जो कि महत्वपूर्ण लोग हैं, अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, आपका महत्वपूर्ण समय 2 दिन का आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं इसके लिए आपका पुनः एक बार बहुत हृदय से आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आपके उद्बोधन से निश्चित रूप से यहाँ पे उपस्थित सभी कैंडिडेट्स को इस बूट कैंप के ओरिएंटेशन निमित्त, इस बूट कैंप का जो सार है, जिस निमित्त ये बूट कैंप आयोजित किया गया है, उस निमित्त मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अब मैं बड़ी विनम्रता से आमंत्रित करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप हमारे मध्य आए और इस कार्यक्रम निमित्त अपने विचार हम सबके मध्य साझा करें। भारतीय जनता पार्टी के थोड़े आज के अलग हटके इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फोन पे बात करने गए, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान हितानंद जी शर्मा साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक और सह संयोजक मुदित सहजवार और जोशी जी, और यहाँ की ये कन्वीनर है ना हमारी, हैं
प्रवक्ता, हमारी लायर है, बहुत अच्छी सुयोग्य लायर है ना, बहुत अच्छा, बधाई है आपको। मैं सोच रहा था कि इतनी सारी बातें हमारे बीच में आ गई और ये जो सामने की श्रेणी बैठी है इनकी तरफ से तो कोई बात ही नहीं आई। तो ये किस तरह के लोग हैं, जरा इनके मन में क्या आता है, मैं वैसे कल्पना करता हूँ कि इनकी श्रेणी क्या हो सकती है। तो मैं थोड़ा से बताना प्रयास करता हूँ। आप दोनों उस श्रेणी में नहीं आते भाई साहब, मैं तो था इनकी श्रेणी में से। कि मैंने क्या करा, वकालत भी करी। दादाजी मुख्यमंत्री थे और इनके पिताजी नहीं, दोनों, वो भी बात सही है, वो जो बोल रहे हैं वो भी बात सही है, अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं। हम कई अर्थों में मैं आपके साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूँ। जब मैं इसमें देख रहा था तो इसमें पत्रकार भी है, इसमें लायर भी है, इसमें बिजनेसमैन भी है, ऐसे अलग अलग प्रकार के सामान्य वर्ग के लोग भी है, इसमें अलग प्रकार की हमारी बहनें भी है जिनको मैंने कुछ कुछ नाम निकाले। एक्स आर्मी मैन भी है, आर्मी के जुड़े हुए हमारे। तो मैं मान के चलता हूँ अंकित चतुर्वेदी जी यहाँ है। अंकित जी, आपका भी स्वागत है। मैं अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन आपकी भूमिका कैसी, केवल एक विनोदी टाइप, लेकिन एक जानकारी का एक छोटा सा उदाहरण देके अपन बात चालू करेंगे। एक बार एक व्यक्ति के पास एक अपने मित्र का बेटा गया, उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ कामकाज करना, कुछ पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा भाई पैसा तो दे देंगे, कितना चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। क्यों दे दूं? बोले कुछ काम धंधा करना है, पैसे की कमी है, मेरे पास टैलेंट तो है, मैं सब काम कर सकता हूँ अच्छे से। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है। उनने ऐसे ही अंदाज से लगाया, किसी अपने और अच्छे उद्योगपति के पास भेज दिया कि जा उसके पास चले जा, मैं बोल दूंगा तो वो मेरे कहने पे तुमको दे देगा। अब जो लेने वाला था वो उसके पास गया और कहा कि भाई मेरे को उनने भेजा है और ये थोड़ा सा। बोला अच्छा ठीक है, आओ बैठो। बोले क्या बात है? बोले मेरे को पैसा चाहिए, 1 लाख रुपया, मेरे को एक बिजनेस चालू करना है। तो उन्होंने कहा मेरे को कम सुनाता, थोड़ा मेरे कान पे आके पास में बोलो, क्या चाहिए, कैसा क्या है, क्या करोगे? तो थोड़ा सा उसने अपना बताया कि मैं ये काम करूंगा और मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। उसने इस कान पे आके बोलो। फिर उसने वही कहानी सुनी, ने कही क्या नाटक है, लेकिन उसको चाहिए था पैसा। तो उसने कहा इधर आके बोला कि मुझे काम चाहिए, ये चाहिए। अब जो भी है बिजनेस का थोड़ा नया नया अभी अनुभव तो था नहीं, तो उसने बोला इधर के मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, मेरे को बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं बिजनेस अच्छा करूंगा तो लौटा दूंगा। तो उसने कहा तू तो इसी कान पे आ। बोले वही सही है बेटा, ये तो तेरा मेरी भावना समझ गए होगे, ये प्रोफेशनल का पहला तरीका है। हमारे अपने पैसे का सदुपयोग और भविष्य की संभावनाओं के लिए सुना बराबर रहा था, लेकिन ठोक ठोक के पूछ रहा था कि ये पानी में कितने खड़ा है, बत्ती तो नहीं दे रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता। और इससे बात करते करते उसके अंदर तक की था ले लेना। हम उनको किसी से भी कोई भी काम करेंगे। मैं अभी वित्त की बैठक में बैठा था, बड़ा मजा आया। हमने सारे IAS अधिकारियों से कहा कि भाई आप बजट बना रहे हो, ये काम अच्छा होना चाहिए। मजाक कर रहा था। तो हमने कहा ये अपने, अच्छा ये बताओ कि धन कमाने के लिए क्या चाहिए? तो क्या बोलना चाहिए, क्या चाहिए धन कमाने के लिए? क्यों मुझे क्या चाहिए? अरे वो तो धन कमाने के लिए तुमको कुछ नहीं चाहिए, तो धन नहीं आ सकता। क्या चाहिए है? ये देखिए, ये क्या बहन जी का नाम क्या है? डॉक्टर दीप सिंह हाड़ा। तो योग्यता और क्या क्या बता दिया? शिक्षा योग्यता है ना, अवसर है ना, अवसर और अच्छा नेतृत्व चाहिए जो आप उसका सही उपयोग कर पाए चीजों का। देखो ये हमारी योग्य नेत्री तैयार हो रही भाई। बहुत अच्छा। सबसे प्रमुख रूप से एक मेंटर चाहिए। ये देखो आपके कितने अच्छे। टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए, आप लायर हो इसलिए। देखो ये बात सही है, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन इस सबसे बड़ी उसकी मन की अपनी इच्छा शक्ति चाहिए, उसका अपना माइंड चाहिए।
मैं ये बन सकता हूँ, मुझे बनना ही है, मुझे ये करना ही है, तो कुछ भी नहीं होगा तो भी सब हो जाएगा। फिर उसके ये सहायक अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं। पहले क्या चाहिए उसका, तो उसकी अपनी चाहिए ना बुद्धि से वो अपना, तो धन तो बैंक में पड़ा रहता है, योजना सरकार की पड़ी रहती है, सलाहकार बहुत सारे मिल जाते हैं, और आदमी सब जुटा करके अपना काम करता है। ब्याज पर पैसा लेके बैंक वालों को चुका देगा, योजना में से जो मिलना मिलेगा, करता रहेगा। यही तरीका है ना, कि और इसके अलावा कोई है? तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर अब मैं आपसे दूसरे ढंग से बात करना चाहता हूं कि ये हमारी अपनी इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए आपकी भूमिका राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए क्यों होना चाहिए? आपको राजनीति में क्या कारण है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं? हमें एक्सपीरियंस का डायरेक्शन यहाँ पे वो सबके पास नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी फील्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। उसकी वजह से हम सही वो बता पाएंगे कि वहाँ उस फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स है या कैसे वो कर अंकित सकते हैं। बताएंगे? हाँ, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, बड़ी आवाज आपकी। सर मेरा मानना ये, तो पहले बार थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। नहीं वो मैं तो आपको हाँ नहीं बताता, बहुत अच्छा। जो मेरा एक मानना है कि राजनीति भी एक प्रोफेशन है, एंड मेरी सीधा ये कहती है कि ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा से आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का भला करते हैं। और पॉलिटिक्स जब आप सोचते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए आप काम करना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं। तो एनी फील्ड जिसमें आप रहें, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा से काम करिए। और पॉलिटिक्स में हम इंटरेस्टेड भी इसलिए आज हम यहाँ बैठे, तो ऑब्वियसली हम इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में। एम इज कि आप अच्छा काम करें और सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने जो बोल लिया वो दूसरे का नंबर आना चाहिए। यहाँ दीक्षित बैठे हैं क्या? दीपेश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर पॉलिटिक्स का तो नहीं, पर सोशल वर्क का जरूर कह सकता हूँ। सोशल वर्क का जरूर कह सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अलीराजपुर जिले में काम करने का रहा है, 3 वर्ष मैंने काम किया है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे आप कैसे भी करके जो ग्राउंड में लोग हैं उनसे कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, तो हम सरकार भी अच्छा चला सकते हैं और पॉलिसीज भी अच्छी चला सकते हैं उसके लिए। अच्छा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हाँ कुछ बोलना है। अब ऐसे मैंने नाम वालों को बोला कि मेरे पास अभी नाम मैंने टिक करे थे कुछ बैठे बैठे कि मैं एक एक अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाऊं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो एक आध को तो पहले वाले का हाथ खड़ा कर लेते, तो उनको जब दिया तो फिर इनसे बात कर लेते हैं। आपका भी परिचय देना। धन्यवाद सर। मेरा नाम शोभित है एंड माननीय हितन लाल भाई साहब के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि सर मैंने पहले, दो आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ द बीजेपी, बट मैंने संगठन के साथ काफी काम किया। तो मैं सुनील बंसल जी के साथ। नहीं, काम क्या करते हैं आप? सर मैं आईटी में हूँ, डेटा साइंस एंड जेएनआई में। बहुत अच्छा। तो इससे पहले करीब अभी क्या बोलना चाह रहे थे इस पे से? सर मेरा ये था कि मतलब being a without part of the BJP, but as a part of the संगठन, you can still work for the country making and the nation building. अच्छा चलो, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं वैसे दो प्रश्न दूसरे को उछाल के देता हूँ। बैठो बैठो। हमारे इस देश में देश की आजादी कब मिली और देश आजाद कब था? है जरा बताओ, देश आजाद कब था? अंदाज से मतलब हाथ खड़ा करके बोलो, थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस से बोलो। हाँ बताओ। देश को आजादी मिली 2014 में, जब मोदी जी की सरकार है। मैंने कहा ये देश 1947 के पहले आजाद कब था? 1757 की गोल्स क्या है? अच्छा, अभी जरा हाँ बोलते जाओ और बताओ। कौन बोले ये? आपका शुभ नाम क्या है? जरा ताली वाली बजाओ इनके लिए। जरा पृथ्वीराज चौहान के राज्य का क्या बता रहे थे? सर वो अपने समय के आखिरी हिंदू राजा थे और उसके बाद ही फिर देश पे मुगलों का और आक्रांतियों का, मंगोल्स का और सबका आना हुआ।
तो ये अब थोड़ा सा मैं उसको खोल देता हूं, है ना। क्या होता कभी कभी हमको ये यहां से चालू करना पड़ेगी कहानी। देश के लिए आखिरी सम्राट कौन था? 1000 साल लगभग, है? कौन बता रहे थे? नहीं, हेमू तो और आगे थे, ये भी चले जाएंगे, लेकिन आखिरी पूरे देश के लिए पृथ्वीराज सिंह चौहान थे। बाद के काल में मोहम्मद गजनवी आए, फिर मोहम्मद गोरी आए। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ, फिर वो अपने गुलाम वंश के शासक आए। 3 पीढ़ियां उनकी राज करती रही। कुतुबुद्दीन ऐबक से चालू होकर इल्तुतमिश और ये सब लोगों ने बाद में आए। फिर उसके बाद खिलजी आए, अलग अलग आए, अलग अलग दौर में। सुल्तान आए, लोधी आए। ये मुगल तो बहुत बाद में है, सबसे आखिरी में 300 साल ही, इनको ज्यादा पुराने नहीं है। इनके पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश का मतलब जिनने शासक आया तो था यहाँ पे मोहम्मद गोरी, लेकिन मोहम्मद गोरी ने आकर के अपने इस देश पे पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ जो भी किया सबको जानकारी है। लेकिन उसके बाद उसने अपने गुलाम को बिठा दिया यहाँ। किसको बिठाया? कुतुबुद्दीन। और गुलाम को बिठाने का क्या तरीका रहता है कि भाई आप उसके नाम पे, वो आज्ञा उसके नाम पे निकलती थी जो राजा चला गया उसके देश में, लेकिन उसका गुलाम शासक करता है। जैसे आपने कोई वर्कर्स को अपन काम दे देते ना, तो ऐसे ऐसे उस व्यवस्था से। अब मैं इसलिए थोड़ी खोल के बात इसलिए कर रहा हूं कि 1000 साल की गुलामी हमको 47 में मिली, और ये सब प्रोफेशनल बैठे हैं अपने यहाँ पे। हमको अगर ये मालूम नहीं पड़ेगा तो हमको हमारी आजादी की कीमत मालूम पड़ेगी क्या? हम अपने इस देश के अंदर, अभी जैसे माननीय हमारे अंकित जी से मैं बात कर रहा था, आप आर्मी से ही आते हैं। ये मैं अब उस ढंग से जोड़ूंगा इसको कि अगर हम अपने अपने क्षेत्र में कितने ही कमा लें, धन कमा लें, दौलत कमा लें, सब कमा लें, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए और गुलाम क्यों हुए, और गुलाम के बाद आजादी हुई तो आजादी की कीमत चलाने के लिए लोकतंत्र की कीमत क्या है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक बात समझ में आएगी क्या? हमारे प्रोफेशनल होने में हम सांसद, विधायक, पार्षद बनना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है। हम अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक दल में भी आना चाहते हैं, तो क्यों आना चाहते हैं? अब मैं इसको उदाहरण सहित आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ शासन की पद्धति कितने प्रकार की है, कौन कौन बताएगा? पृथ्वीराज सिंह चौहान राजा थे, ठीक है ना। उसके बाद उसके पहले जाओ तो कल अपनी गुड़ी पड़वा है, विक्रमादित्य थे। तो विक्रमादित्य के नाम पे क्या नौ, क्या क्या कहते हैं? और नौ क्या है बोलते हैं उनके? कौन बोल रहे हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन बोल रहे हैं? ये नवरत्न क्या होते हैं, है ना। अब इसको इस तरह से समझ लो, विक्रमादित्य ने अपने शासन के तंत्र को खड़ा करके इस देश से शकों को हटाया, लेकिन शासन के वो राजा होने के बाद भी अपने आप को राजा नहीं माना। अभी मोदी जी क्या मानते हैं अपने आप को? ताली वाली बजाओ इस बात पर। जो अपने आप को राजा मान लेगा तो अपने देश में फिर 1000 साल में गुलामी लंबी क्यों चलती गई? क्योंकि जो राजा खड़ा हुआ, जो आक्रांता है, उसने राजा को मार लिया और सबको कब्जा कर लिया। ये देश का दुर्भाग्य है। हम अपनी राज व्यवस्था में जो शासन तंत्र में ऊपर बैठ जाता है, उसके हाथ में सत्ता के सूत्र दे दिए। फिर वो दुर्भाग्य क्या रहा कि वो आया, उसको उसके बच्चे को मार दिया, और फिर वापस पूरा देश अपना सब स्वअनुशासित सोसाइटी है। हम अपना अपना किसान अपना काम करते, कोई अपना अपना सब काम करते रहते हैं। हमको कहते हमको शासन से लेन देना नहीं, सरकार से लेना। अभी आप में से कई सारे आपके क्षेत्र में जाओगे तो क्या बोलने वाले मिलेंगे? अरे मेरे फालतू बात मत करो, राजनीति में टाइम नहीं मेरा, तो अभी गिराक आ जाएगा, उसको बात करना, थोड़ा ये फाइल देखना, वो करना, ये करना, इतना कमाना, उतना, जो भी बात है। लेकिन ये कमाने के बाद फिर क्या होता है? ये जो आ गए आक्रांता, उनने कमाया नहीं, आपको सब कुछ नोचा खोचा, लूटा खसूटा सब करा, वो सब धन ले गए यहां से। तो जब इतने 1000 साल की गुलामी हमारी है, तो नवरत्न का मतलब क्या था? विक्रमादित्य ने क्या किया? हम उसके पहले भगवान कृष्ण के काल में चले जाए, भगवान कृष्ण का भी बड़ा योगदान क्या है? ये 2 घटनाक्रम से उदाहरण समझ में आएगा। कृष्ण भगवान चाहते तो खुद राजा बनते, लेकिन खुद राजा बने क्या? उधर उग्रसेन को बिठा दिया, उधर युधिष्ठिर को बिठा दिया,
कि हम सब में पावर बढ़ जाए। ये तो सत्ता आएगी जाएगी, किसी को बिठा दो, लेकिन सच्ची ताकत जनता के पास होना चाहिए। इसलिए जनता की ताकत का भगवान को भगवान मान के उनकी मानवीयता का गुण हम थोड़ा सा अलग प्रकार से समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन विक्रमादित्य से समझ में आ जाएगी। फिर विक्रमादित्य के बाद में नवरत्नों में उन्होंने अपने पावर दी थी, जो निर्णय करेंगे ये करेंगे, राजा को कुछ भी कर दो फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आज माननीय मोदी जी हैं, लोकतंत्र आया ना, ये जनता की सरकार बन गई। अब आप केवल इस ढंग से देखो, अमेरिका क्यों आगे बढ़ गया, देश का सबसे सशक्त देश क्यों है, कितने राष्ट्रपति आए गए, कई राष्ट्रपति की हत्या हो गई, अमेरिका में हुई कि नहीं हुई, लेकिन वो क्यों आगे बढ़ रहा है। अभी बाइडेन दम नहीं था, गया, कोई बात नहीं, दूसरा वापस ट्रंप आ गया। तो ट्रंप ने कहा मैं अमेरिका फर्स्ट, माननीय मोदी जी ने कहा नेशन फर्स्ट, बोला कि नहीं बोला। तो हमारी इस जनता के बलबूते पर ताकत सत्ता की आए और सत्ता की ताकत अपनी सुनीतियों के बलबूते पर जानी जाए। इस सब में हम केवल एक व्यक्ति आए और उनके ऊपर भरोसे छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी, सबको अपनी अपनी भूमिका अदा करना पड़ेगी। और हम वो सब पढ़े लिखे और संभ्रांत लोगों में से आते हैं जिनसे कई सारे लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, कई सारे लोग आपके पीछे देखते हैं। जब आप एक जिस दिशा में जाओगे उस दिशा में राजनीति की धारा जाएगी। माननीय अभी बी.डी. शर्मा जी ने अच्छा उदाहरण दिया, या माननीय भाई साहब ने दिया, मोदी जी ने कोट किया ना कि ये लोकतंत्र के अंदर एक परिवार के 3 लोग बैठे। हमारे यहाँ एक राजा दाहिर सेन हुए थे, बहुत बड़े राजा, सिंध के, बिल्कुल उधर से आक्रमण हो रहे थे 1200 साल पहले। वो सिंध के राजा थे और इतने बहादुर राजा थे कि वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कई हमले हरा चुके थे। तो फिर जो हमले करने वाले वो बहुत कम संख्या में, तो उन्होंने कैसे क्या करना चाहिए, सॉरी, तो उन्होंने कहा कि इसको एक काम करो, ये जो राजा का ध्वज है ना, ये जिस रथ पे युद्ध कर रहे हैं, कुछ मत करो आप, उनकी सेना लड़ती रहेगी, बहुत भारी दूर से लड़ते रहेंगे, लेकिन केवल इनकी सबकी मान्यता है कि ये राजा है और राजा का ध्वज फरफरा रहेगा, तो ये अपने आप, और राजा का ध्वज कट गया तो समझो भले वो लड़ भी गया तो भी ऐसे मूर्ख ऐसे कहते हार गया अपने आप भग जाएंगे। और ऐसा दुर्भाग्य हुआ, केवल राजा का ध्वज को योजना से काटने का काम करे। ऐसे कई लोगों का अपने इस देश के अंदर दुर्भाग्य से, पहले क्योंकि एक राजवंश था तो उसके आधार पर ऐसी कई सारी चीजें चल गई, लेकिन अब जब ये लोकतंत्र आया तो माननीय अपन सब याद करेगा, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, रसिया में उनका स्वर्गवास हुआ, देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नहीं। उधर राजा दाहिर सेन का युद्ध में ध्वज कट गया तो सिंध चला गया हाथ से। पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद एक वंश गया तो ये हम काय के लिए काम करेंगे, बेसिक चीज ये आप सबको ध्यान में आएगा। काय के लिए कर रहे हैं, राजमान या सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के लिए। तो हमारी यहां से चालू होगी। हमारी पार्टी का नाम क्या है, अब भारत तो पूरा सबके लिए हो गया, हम काय के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको बात ध्यान में आ गई कि नहीं आ गई। ये कौन सी पार्टी है, तो जनता पार्टी, मतलब जनता की लड़ाई लड़ना चाहेगा और लोकतंत्र की रक्षा में ये जनसेवक बन रहे हैं। तो जब जनसेवक बन रहे हैं तो हमको अब अपने अपने प्रोफेशनल में जाना पड़ेगा। हम अपने परिवार को भी पालें, अपने जो दायित्व उसका भी निर्वहन करें, लेकिन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा ना। तो लोकतंत्र को मारने वाले कौन कौन लोग हैं, उधर देखो आप, उनकी साइड में एक खानदान है, जिन खानदान के साथ नेहरू जी के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सारे पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्हें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हिंदू में कोई ऐसी उनकी बात, बाल गंगाधर तिलक क्या चालू करा था उनने, गणेश करा था ना। अब ये क्यों नहीं राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना वो, तो भगवान ने क्या बिगाड़ा, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन इस शब्द को छोड़कर, क्योंकि पता नहीं क्या अपनी कल्पना कर ली, दुर्भाग्य से, जैसे मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान से बात की थी, तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का पाप किसने किया था, और सोमनाथ के समय देश हो चुका था गुलाम, तोड़ दिया उनने, कोई बात नहीं। तो जब दोबारा सोमनाथ का मंदिर बना 47 में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके नेता थे, किस पार्टी के नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी जनता से जुटाकर, जैसे राम मंदिर अभी बनाया, ऐसे जनता से धन जुटा करके सोमनाथ का मंदिर बनाया, और सोमनाथ का मंदिर बना करके बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और निमंत्रण देने गए। क्या मंदिर बन गया, कोई धनराशि नहीं चाहिए थी। आप भगवान के दर्शन करो, पहली बार देश का 1000 साल बाद प्रधानमंत्री बना है,
तो आप आइए, हमको गौरवान्वित कीजिए, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, हम अपन सब मिलकर के आनंद मनाएंगे। नेहरू जी ने क्या किया, अरे ये कि हम ये ऐसा मत करो, दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। अब इसको क्या बोलोगे आप? जिस देश ने 1000 साल की गुलामी सहन की, उसका पहला प्रधानमंत्री वोट के लिए केवल और बिना बात के, वो कांग्रेस के थे, कोई बीजेपी वाले नहीं थे, हम तो बीजेपी थी भी नहीं उस समय, जनसंघ भी नहीं बनी थी, जनता पार्टी भी नहीं थी, उनकी पार्टी के समझ। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जोरदार धन्यवाद दो आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, इस बात के लिए, राष्ट्रपति थे वो, उनको बुलाया और उन्होंने कहा मैं डंके की चोट आऊंगा। क्योंकि हम अपने इस छोटे छोटे स्वार्थ में अपने देश के मूल नैतिक मूल्यों को, देश की सनातन संस्कृति को भूल सकते हैं क्या? तो हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसे इस अवस्था में मैंने आपको केवल स्मरण कराया, और इसलिए आनंद आया कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी है, जब भगवान राम मंदिर में शिलान्यास में भी बैठे और लोकार्पण पे भी जाकर के बैठे। ये अपने देश का बीच का लंबा टाइम चला गया। दुर्भाग्य से अटल जी के टाइम ऐसा अवसर नहीं आया, लेकिन बाकी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी, डंके की चोट दर्शन करने की, डंके की चोट बात करने की। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक देश के लोग जिस पर श्रद्धा करते हैं, उस श्रद्धा में अब वो भी शामिल होते हैं, पर उसका प्रकटीकरण नहीं करते। तो ये भीरूपन क्यों होना चाहिए, ये डर क्यों होना चाहिए? इसलिए हम इस बात को भी रेखांकित करते कि अगर आप प्रोफेशनल करके सामने आ रहे हैं, तो ये बात हमको समाज में ले जाने की जरूरत है। हमारी व्यवस्थाओं से जुड़ करके मैंने इसमें देख रहा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेशनल, नव उद्योगपति, नव उद्यमी सब आए हैं। अब हमने इस सब में आगे बढ़ा करके बहुत सारे अवसर दिए हैं। लंबा समय चला गया, लेकिन मैं मान के चलता हूं, जो आपसे मैं बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बेस से बात करना पड़ेगी, और बेस से बात करने में हम ये सब बातों को समझ रहे हैं कि आज हमारी भूमिका है, तो हमको गुरु गोविंद सिंह जी को भी नहीं भूलना पड़ेगा। 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक तरह से ये लगातार शहादत देने के बाद 4 बच्चे अपने इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए। पिताजी का अलग बलिदान हो गया, उनके जीवन में अलग दगाबाजी हो गई। तो एक व्यक्ति, एक परिवार से जो कष्ट आते वो सब अपने पे झेला, और अंततः उनने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब दिया कि भाई ये सच्चे अर्थों में ये ही मानो गुरु, और यही वास्तव में हमारा लोकतंत्र मान लो, हमारे भाव से कि हमारी पीढ़ी को आगे रखना है, तो आक्रांतों को आगे झुकना नहीं है, लेकिन देशभक्ति का ध्वज ऊपर रखना है। हमारे अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर इस चीज को लेके चलने की जरूरत है। तो मैं मान के चलता हूं, आज के इस अवसर पर आप सबने आकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ करके बात कर रहे हैं। अभी भी आप पूरे देश के परिदृश्य देखोगे तो आपको आगे पीछे वही मिलेगा, परिवार। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मेरे परिवार में भी कोई सांसद, विधायक, कोई मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं बना, लेकिन ये ऐसे जनता पार्टी में जुड़ा जनता का आदमी आता कि नहीं आता आगे, जैसे मोदी जी आए, हम में से अधिकांश लोग, माननीय वीडी शर्मा जी के परिवार में भी कोई नहीं थे, हितानंद जी के परिवार में भी कोई नहीं थे, लेकिन ऐसे आप में से भी आ सकते हैं। और आने के पहले हमारी जो जवाबदारी, वो मैं जवाबदारी बताने का प्रयास कर रहा हूं। हम भाग्यशाली कि हम सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे, अलग बात है, लेकिन नहीं भी बने तो भी हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका पूरे देश के प्रति है, समाज के प्रति। अन्यथा फिर क्या हो, एक ही परिवार में जनरल लाइन से चालू करो, पूरे विरोधियों में किसी घर में झांक के देखो क्या हो रहा है। गांधी परिवार मतलब क्या, वापस वही पीढ़ी पे पीढ़ी आ गई। ममता के घर में जाओ, वही हाल है, भतीजा आ गया है। और दूसरी पार्टी देख लो, किसी भी पार्टी को झांक के देखो, तो अपोजिशन की बात भली करते हैं, लेकिन करते क्या है, अपने परिवार के आगे नहीं जान दे रहे। और परिवार का तो वो पुरुषार्थ भी नहीं जो किसी राजा महाराजा का होगा, लेकिन जबरदस्ती से ही मान के चलते। तो इस बात के लिए भी हमारी लड़ाई काहे क्यों होनी चाहिए? जनता की लड़ाई के लिए आपको बुलाया। किसके लिए बुलाया? अब जनता के लिए बुलाया, और जनता के माध्यम से अब आपको शासन की, जैसे हमने GIS की कि नहीं की। अब हमें कल ही इंटरव्यू दे रहा था, मुझे वहां टाइम्स नाउ में बता रहे थे, वो मुझे पूछा कि साहब आपके देश में तो, आपके प्रदेश में क्या करोगे, कैसे क्या करोगे? मैं क्यों? बोले आपके प्रदेश में तो साहब आपने अभी 40,000 का कर्जा लिया। तो हमने क्या लिया ना? बोले कुल 4 लाख का कर्जा हो गया आपके प्रदेश के बजट पे। ना हुआ ना, तो बोले भी आप कर्जा लिया तो आपका बजट था तो कैसे कर्जा ही हो गया। मैंने, भैया कर्जा हो गया, लेकिन कर्ज की मर्ज तो समझा दो, पहले समझ तो लो मेरी बात को। हमारे इस प्रदेश के अंदर हमारी सरकार और सरकारों का अतीत का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। 2002-03 तक इस सरकार 56 में मध्य प्रदेश बना था, कुल बजट था 23,000 करोड़ का।
कितना था? और इस्टेब्लिशमेंट और सड़क, बिजली, पानी, पुराने लोगों से कई तो अभी नई उम्र के आप लोगों को देखा भी नहीं होगा, लेकिन सड़क, बिजली, पानी के और सारे उद्योगपति, उद्योग की विकास दर कितनी थी? 0.002। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। और आज है 12%। ये है मध्य प्रदेश अपना, आज के 12% हमारी उद्योग। प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 प्रति व्यक्ति, और आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 1,52,285 रुपया प्रति व्यक्ति आय हमारी आज बनी हुई है। ये मध्य प्रदेश का आज का समय है। कहा 11,000 और कहा उनका बजट और हमारा बजट। और हमने कहा कि भाई आप बताओ मेरे को कि अगर आज 4,21,000 करोड़ का हम बजट लेके जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी कितना है? 21% है ये। और राज्य के वित्तीय प्रबंधन के आधार पर जो नीति आयोग है उसने जो लिमिट दी 3% से अंदर की, उतना ही कर्जा ले रहे हैं, उससे बाहर। वो कर्जा भी काहे के लिए ले रहे हैं? निवेश के लिए। आप भी बताओ, किसी बैंक में आप जाओगे तो 10% आपका मैचिंग मिलाएगा ना, राशि नहीं मिलाएगा। तो हम अगर 4,21,000 जाएंगे तो 40,000 हमको लेना पड़ेगा। तो हमारे उसके आधार पर आज हमारी जीडीपी कुल मिला के 15 लाख करोड़ से ज्यादा की। आर्थिक रूप से हम सब प्रकार से समृद्ध हो गए। हमारे यहाँ बिजली हम सरप्लस है, पानी हम सरप्लस है, सभी प्रकार के रोड और कनेक्टिविटी के हाल कैसे अच्छे हैं। तो हम इन शहर के विकास के निवेश के लिए अगर आपको लेना पड़ता है तो आप में से अकाउंट्स वाले भी हैं, मैंने देखा है ना, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अपने को ये बैलेंस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हमारे ही राज्य के विकास के लिए जो कर सकते हैं वो हम सब करेंगे। और उसके आंकड़े के साथ बता, जहां 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय लेके चल रहे थे और हमने टारगेट दिए, गोल तय कि सरकार बनती तो केवल सरकार के लिए नहीं बनना चाहिए, सरकार 5 साल में अपना बजट डबल करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार ताली बजाओ, जिसके आधार पर हमने कहा कि 25 साल में मध्य प्रदेश का अभी हमने कहा कि 5 साल में राज्य का बजट डबल करेंगे, 7 लाख करोड़ का। लेकिन ये 2047 तक हम में से कुछ होंगे नहीं होंगे अलग बात है, लेकिन उस समय 250 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश का अकेला बजट बनेगा, 250 लाख करोड़ का। और अभी जो 1,52,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए, इसको 22,50,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर रखेंगे, 22,50,000। अभी अपने यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं। आज की स्थिति में सब कुछ मिला के देख लो तो हमारे पास आज की स्थिति में ये इसी GIS से 30 लाख करोड़ का निवेश है और 21 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कितने लोगों को दे रहा है? 21 लाख लोगों को इसी निवेश के MOU के बाद। और आने वाले समय में इस पे और बढ़ाने वाले बहुत सारे प्रकार से। तो हमारे इन विकास के आयामों को ढंग से नीचे उतारने के लिए, बात करने के लिए, समझाने के लिए, अब ये मैं सामान्य किसान को अगर निवेश की बात करूंगा तो वो भी समझेंगे, लेकिन थोड़ी समय लगेगा। लेकिन जो आप बात कर सकते हो प्रोफेशनल नाते से, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। और इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमने बजट बनाते टाइम एक और निर्णय किया है। उस निर्णय में इसी बात को जोड़ा है कि हमारे साथ सरकार के आधार पर अभी तो जिले जिले में कौन सी समिति बनती है? शांति समिति। जब दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, त्योहार आ जाए तो क्या बनाते हैं? लेकिन अब हमने बदल कर क्या किया? विकास समिति। हर जिले में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सबको जोड़ करके विकास समिति बनी। भाई स्थानीय निकाय होंगे, नगर निगम होगी, पंचायतें होगी, वो निर्वाचन की अलग प्रोसेस है, उनका अपना काम चलता रहता है। लेकिन उस निर्वाचन के अलावा भी बहुत सारा बौद्धिक वर्ग के इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। इनको जिले जिले में महत्व मिलना चाहिए। इनके उस जिले के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उनके सुझाव आमंत्रित करना चाहिए, उनके साथ जोड़ने की बात करें, इसको वैधानिक दर्जा देना। और इसीलिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। उन्होंने अपना जो निर्णय किया है कि हाँ, हमको इस देश को लंबे समय तक आजाद बनाए रखना है, तो 1 लाख लोग नए राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बनाने की बात कही, जिनके भरोसे से उनको अपनी राजनीति में रुचि बनाना। हमने कहा ना, आप रुचि नहीं बनाओगे तो और तकलीफ आएगी। ये जो वापस 1000 साल की गुलामी है, हमको हमारे लिए भविष्य में अपने देश को मोदी जी के नेतृत्व में आज उनने संकल्प लिया कि 2013 में जब वो 11वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था में थे, आज हम 5वें में पहुंच गए और ये साल खत्म होते होते हम जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे और आने वाला 1 साल बाद जापान को भी छोड़ देंगे, तो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे। और परमात्मा चाहेगा तो ऐसे खसकते खसकते हम देश के नंबर 1 के, दुनिया के नंबर 1 के देश बनेंगे। इस दिशा में अगर बढ़ना है
तो हमको सब प्रकार से चलना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में आने का भी आनंद है, जहां जिस मुकाम पे उसका भी आनंद है, और आंख नाक खोल करके सब प्रकार की इन व्यवस्थाओं से हमको अपनी प्रतिभा को निखारने का भी मौका है। राजनीति में आने का ये बिल्कुल अच्छी बात है कि कम से कम हम बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी बात करते। कई लोग तो संकोच में बोल ही नहीं पाते, अपनी बात ही नहीं रख पाते। लेकिन ऐसे मुझे लगा कि आज का ये बहुत अच्छा सत्र है। मेरी अपनी ओर से एक बार सब आपका अभिनंदन। आज तो आप विधानसभा देखो, लोकसभा देखो, भविष्य के अंदर आपको मंत्रालय के साथ में भी अंदर सरकार के आधार पर भी अधिकारियों से भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से उन योजनाओं के जरिए भी आपकी बात कराएंगे कि हमारे यहाँ अलग अलग विभागों की योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का लागू करने का तरीका, योजना के आधार पर लाभ देने वाली बात, और सरकार के माध्यम से लोगों को कैसा भला कर सकते हैं, वो सब अपन करने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ बोल रही थी बहन जी, बताना। क्षमा चाहती हूँ, मैं बस संक्षिप्त में कहूँगी कि आपका जो प्रश्न था क्यों आना आवश्यक है। आप क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखते हैं और आपकी पृष्ठभूमि वैसी रही भी है। आना आवश्यक इसलिए है कि जो बीमारू प्रदेश होता था, आज हमारे पास सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज रहेंगे। पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति को यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, और एक साल में आपने ये बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे पास हाईएस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन नंबर, हाईएस्ट सीट्स, और उसी के साथ साथ जो एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिली है वो पूरे देश में सक्सेस रही है। तो प्रोफेशनल्स का आना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि सेवा आप तभी कर सकते हो जो आप सही दिशा में आप एफर्ट डालो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक ऐतिहासिक GIS, एक ऐतिहासिक निवेश। इस कार्यक्रम के संयोजक और सह संयोजक मुदित सहजवार और जोशी जी, और यहाँ की ये कन्वीनर है ना हमारी, प्रवक्ता हमारी लायर है, बहुत अच्छी सुयोग्य लायर है ना, बहुत अच्छा, बधाई आपको। मैं सोच रहा था कि इतनी सारी बातें हमारे बीच में आ गई, और ये जो सामने की श्रेणी बैठी है इनकी तरफ से तो कोई बात ही नहीं आई। तो ये किस तरह के लोग हैं, जरा इनके मन में क्या आता है, मैं वैसे कल्पना करता हूँ कि इनकी श्रेणी क्या हो सकती है। तो मैं थोड़ा से बताना प्रयास करता हूँ। आप दोनों उस श्रेणी में नहीं आते भाई साहब, मैं तो था इनकी श्रेणी में से। तो मैंने क्या करा, वकालत भी करी। दादाजी मुख्यमंत्री थे और इनके पिताजी नहीं, दोनों, वो भी बात सही है, वो जो बोल रहे हैं वो भी बात सही है, अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं। हम कई अर्थों में मैं आपके साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूँ। जब मैं इसमें देख रहा था तो इसमें पत्रकार भी है, इसमें लायर भी है, इसमें बिजनेसमैन भी है, ऐसे अलग अलग प्रकार के सामान्य वर्ग के लोग भी है, इसमें अलग प्रकार की हमारी बहनें भी है जिनको मैंने कुछ कुछ नाम निकाले। एक्स आर्मी मैन भी है, आर्मी के जुड़े हुए हमारे। तो मैं मान के चलता हूँ अंकित चतुर्वेदी जी यहाँ है। अंकित जी, आपका भी स्वागत है। मैं अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन आपकी भूमिका कैसी, केवल एक विनोदी टाइप, लेकिन एक जानकारी का एक छोटा सा उदाहरण देके अपन बात चालू करेंगे। एक बार एक व्यक्ति के पास एक अपने मित्र का बेटा गया, उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ कामकाज करना, कुछ पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा भाई पैसा तो दे देंगे, कितना चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। क्यों दे दूं? बोले कुछ काम धंधा करना है, पैसे की कमी है, मेरे पास टैलेंट तो है, मैं सब काम कर सकता हूँ अच्छे से। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है। उन्होंने ऐसे ही अंदाज से लगाया, किसी अपने और अच्छे उद्योगपति के पास भेज दिया कि जा उसके पास चले जा, मैं बोल दूंगा तो वो मेरे कहने पे तुमको दे देगा। अब जो लेने वाला था वो उसके पास गया और कहा कि भाई मेरे को उनने भेजा है और ये थोड़ा सा। बोला अच्छा ठीक है, आओ बैठो। बोले क्या बात है? बोले मेरे को पैसा चाहिए, 1 लाख रुपया, मेरे को ये बिजनेस चालू करना है। तो उन्होंने मेरे को कम सुनाता, थोड़ा मेरे कान पे आके पास में बोलो, क्या चाहिए, कैसा क्या है, क्या करोगे? तो थोड़ा सा उसने अपना बताया कि मैं ये काम करूंगा और मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। उसने इस कान पे आके बोलो। फिर उसने वही कहानी सुनी, ने कही क्या नाटक है, लेकिन उसको चाहिए था पैसा। तो उसने कहा इधर आके बोला कि मुझे काम चाहिए, ये चाहिए। अब जो भी है बिजनेस का थोड़ा नया नया अभी अनुभव तो था नहीं, तो उसने बोला इधर के मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, मेरे को बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं बिजनेस अच्छा करूंगा तो लौटा दूंगा। तो उसने कहा तो इसी कान पे आ, बोले वही सही है बेटा, ये तो तेरा
मेरी भावना समझ गए होगे, ये प्रोफेशनल का पहला तरीका है। हमारे अपने पैसे का सदुपयोग और भविष्य की संभावनाओं के लिए सुना बराबर रहा था, लेकिन ठोक ठोक के पूछ रहा था कि ये पानी में कितने खड़ा है, बत्ती तो नहीं दे रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता। और इससे बात करते करते उसके अंदर तक की था ले लेना। हम उनको किसी से भी कोई भी काम करेंगे। मैं अभी वित्त की बैठक में बैठा था, बड़ा मजा आया। हमने सारे IAS अधिकारियों से कहा कि भाई आप बजट बना रहे हो, ये काम अच्छा होना चाहिए। मजाक कर रहा था तो हमने कहा ये अपने अच्छा ये बताओ कि धन कमाने के लिए क्या चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए, क्या चाहिए धन कमाने के लिए? क्यों मुझे क्या चाहिए? अरे वो तो धन कमाने के लिए तुमको कुछ नहीं चाहिए तो धन नहीं आ सकता। क्या चाहिए है? ये देखिए, ये क्या बहन जी का नाम क्या है? डॉक्टर दीप सिंह। तो योग्यता और क्या क्या बता दिया? शिक्षा है ना, अवसर है ना, अवसर चाहिए जो आप उसका सही उपयोग कर पाए चीजों का। देखो ये हमारी योग्य नेत्री तैयार हो रही है। बहुत अच्छा। सबसे प्रमुख रूप से एक मेंटर चाहिए। ये देखो आप इनमें कितने अच्छे। टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए, आप लायर हो इसलिए। देखो ये बात सही है, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन इस सबसे बड़ी उसकी मन की अपनी इच्छा शक्ति चाहिए, उसका अपना माइंड चाहिए। मैं ये बन सकता हूँ, मुझे बनना ही है, मुझे ये करना ही है, तो कुछ भी नहीं होगा तो भी सब हो जाएगा। फिर उसके ये सहायक अलग अलग प्रकार के रास्ते। पहले क्या चाहिए उसका? तो उसकी अपनी चाहिए ना, बुद्धि से वो अपना। तो धन तो बैंक में पड़ा रहता है, योजना सरकार की पड़ी रहती है, सलाहकार बहुत सारे मिल जाते हैं, और आदमी सब जुटा करके अपना काम करता, ब्याज पर पैसा लेके बैंक वालों को चुका देगा, योजना में से जो मिलना मिलेगा, करता रहेगा। यही तरीका है ना, कि और इसके अलावा कोई है? तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर अब मैं आपसे दूसरे ढंग से बात करना चाहता हूं कि ये हमारी अपनी इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए आपकी भूमिका राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए क्यों होना चाहिए? आपको राजनीति में क्या कारण है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं? हमें अपनी फील्ड का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसकी वजह से हम सही वो बता पाएंगे कि वहाँ उस फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स है या कैसे वो कर सकते हैं। बताएंगे? हाँ ऐसे ही बोलता हूँ मैं, बड़ी आवाज आपकी। सर मेरा मानना ये पहले बार थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। नहीं वो मैं तो आपको हाँ नहीं बताता, बहुत अच्छा। जो मेरा एक मानना है कि राजनीति भी एक प्रोफेशन है, एंड मेरी सीधा ये कहती है कि ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा से आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का भला करते हैं। और पॉलिटिक्स जब आप सोचते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए आप काम करना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं। तो एनी फील्ड जिसमें आप रहें, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा से काम करिए। और पॉलिटिक्स में हम इंटरेस्टेड भी इसलिए, आज हम यहाँ बैठे तो ऑब्वियसली हम इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में। एम इज कि आप अच्छा काम करें और सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने जो बोल लिया वो दूसरे का नंबर आना चाहिए। यहाँ दीक्षित बैठे हैं क्या? दीपेश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर पॉलिटिक्स का तो नहीं, पर सोशल वर्क का जरूर कह सकता हूँ। सोशल वर्क का जरूर कह सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अलीराजपुर जिले में काम करने का रहा है, 3 वर्ष मैंने काम किया है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे आप कैसे भी करके जो ग्राउंड में लोग हैं उनसे कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, तो हम सरकार भी अच्छा चला सकते हैं और पॉलिसीज भी अच्छे चला सकते हैं उसकी। अच्छा ठीक है जी। अब थोड़ा सा हाँ कुछ बोलना है। अब ऐसे मैंने नाम वालों को बोला कि मेरे पास अभी नाम मैंने टिक करे थे कुछ बैठे बैठे,
कि मैं एक एक अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाऊं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो एक आध को तो पहले वाले का हाथ खड़ा कर लेते, तो उनको जब दिया तो फिर इनसे बात कर लेते हैं। आपका भी परिचय देना। धन्यवाद सर। मेरा नाम शोभित है एंड माननीय हितनलाल भाई साहब के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि सर मैंने पहले दो आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ द बीजेपी बट मैंने संगठन के साथ काफी काम किया। तो मैं सुनील बंसल जी के साथ नहीं, काम क्या करते हैं आप? सर मैं आईटी में हूँ, डेटा साइंस एंड जेएनआई में। बहुत अच्छा। तो इससे पहले करीब अभी क्या बोलना चाह रहे थे इस पे से? सर मेरा ये था कि मतलब being a without part of the BJP but as a part of the संगठन you can still work for the country making and the nation building। अच्छा चलो, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं वैसे दो प्रश्न दूसरे को उछाल के देता हूँ। बैठो बैठो। हमारे इस देश में देश की आजादी कब मिली और देश आजाद कब था? है जरा बताओ, देश आजाद कब था? अंदाज से, मतलब हाथ खड़ा करके बोलो, थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस से बोलो। आप बताओ। देश को आजादी मिली 2014 में जब मोदी जी की सरकार है। मैंने कहा ये देश 1947 के पहले आजाद कब था? 1757 की गोल्स क्या है? अच्छा, अभी जरा हाँ बोलते जाओ और बताओ। कौन बोले ये? आपका शुभ नाम क्या है? जरा ताली वाली बजाओ इनके लिए। जरा पृथ्वीराज चौहान के राज्य का क्या बता रहे थे? सर वो अपने समय के आखिरी हिंदू राजा थे और उसके बाद ही फिर देश पे मुगलों का और आक्रांतियों का, मंगोल्स का और सबका आना हुआ। तो ये अब थोड़ा सा मैं उसको खोल देता हूँ, है ना। क्या होता कभी कभी हमको ये यहाँ से चालू करना पड़ेगी कहानी। देश के लिए आखिरी सम्राट कौन था? 1000 साल लगभग। है कौन बता रहे थे? हेमू थे आखिरी हिंदू राजा। नहीं, हेमू तो और आगे थे, ये भी चले जाएंगे, लेकिन आखिरी पूरे देश के लिए पृथ्वीराज सिंह चौहान थे। बाद के काल में मोहम्मद गजनवी आए, फिर मोहम्मद गोरी आए। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ, फिर वो अपने गुलाम वंश के शासक आए। 3 पीढ़ियां उनकी राज करती रही। कुतुबुद्दीन ऐबक से चालू होकर इल्तुतमिश और ये सब लोगों ने बाद में आए। फिर उसके बाद खिलजी आए, अलग अलग आए, अलग अलग दौर में। सुल्तान आए, लोधी आए। ये मुगल तो बहुत बाद में है, सबसे आखिरी में 300 साल ही, इनको ज्यादा पुराने नहीं है। इनके पहले गुलाम वंश का मतलब जिनने शासक आया तो था यहाँ पे मोहम्मद गोरी, लेकिन मोहम्मद गोरी ने आकर के अपने इस देश पे पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ जो भी किया सबको जानकारी है। लेकिन उसके बाद उसने अपने गुलाम को बिठा दिया यहाँ। किसको बिठाया? कुतुबुद्दीन। और गुलाम को बिठाने का क्या तरीका रहता है कि भाई आप उसके नाम पे, वो आज्ञा उसके नाम पे निकलती थी जो राजा चला गया उसके देश में, लेकिन उसका गुलाम शासक करता है। जैसे आपने कोई वर्कर्स को अपन काम दे देते ना, तो ऐसे ऐसे उस व्यवस्था से। अब मैं इसलिए थोड़ी खोल के बात इसलिए कर रहा हूं कि 1000 साल की गुलामी हमको 47 में मिली और ये सब प्रोफेशनल बैठे हैं अपने यहाँ पे। हमको अगर ये मालूम नहीं पड़ेगा तो हमको हमारी आजादी की कीमत मालूम पड़ेगी क्या? हम अपने इस देश के अंदर अभी जैसे माननीय हमारे अंकित जी से मैं बात कर रहा था, आप आर्मी से ही आते हैं। ये मैं अब उस ढंग से जोड़ूंगा इसको कि अगर हम अपने अपने क्षेत्र में कितने ही कमा लें, धन कमा लें, दौलत कमा लें, सब कमा लें, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए और गुलाम क्यों हुए और गुलाम के बाद आजादी हुई, तो आजादी की कीमत चलाने के लिए लोकतंत्र की कीमत क्या है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक बात समझ में आएगी क्या? हमारे प्रोफेशनल होने में हम सांसद, विधायक, पार्षद बनना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है। हम अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक दल में भी आना चाहते हैं, तो क्यों आना चाहते हैं? अब मैं इसको उदाहरण सहित आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ शासन की पद्धति कितने प्रकार की है, कौन कौन बताएगा? पृथ्वीराज सिंह चौहान राजा थे, ठीक है ना। उसके बाद उसके पहले जाओ तो कल अपनी गुड़ी पड़वा है, विक्रमादित्य थे। तो विक्रमादित्य के नाम पे क्या नौ, क्या क्या कहते हैं? और नौ क्या है बोलते हैं उनके? कौन बोल रहे हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन बोल रहे हैं? ये नवरत्न क्या होते हैं?
है ना। अब इसको इस तरह से समझ लो, विक्रमादित्य ने अपने शासन के तंत्र को खड़ा करके इस देश से शकों को हटाया, लेकिन शासन के वो राजा होने के बाद भी अपने आप को राजा नहीं माना। अभी मोदी जी क्या मानते हैं अपने आप को? ताली वाली बजाओ इस बात पर। जो अपने आप को राजा मान लेगा तो अपने देश में फिर 1000 साल में गुलामी लंबी क्यों चलती गई? क्योंकि जो राजा खड़ा हुआ, जो आक्रांता है, उसने राजा को मार लिया और सबको कब्जा कर लिया। ये देश का दुर्भाग्य है। हम अपनी राज व्यवस्था में जो शासन तंत्र में ऊपर बैठ जाता है, उसके हाथ में सत्ता के सूत्र दे दिए। फिर वो दुर्भाग्य क्या रहा कि वो आया, उसको उसके बच्चे को मार दिया और फिर वापस पूरा देश अपना सब स्व अनुशासित सोसाइटी है। हम अपना अपना किसान अपना काम करते, कोई अपना अपना सब काम करते रहते हैं। हमको कहते हमको शासन से लेन देना नहीं, सरकार से लेन। अभी आप में से कई सारे आपके क्षेत्र में जाओगे तो क्या बोलने वाले मिलेंगे? अरे मेरे फालतू बात मत करो, राजनीति में टाइम नहीं मेरा, तो अभी गिराक आ जाएगा, उसको बात करना, थोड़ा ये फाइल देखना, वो करना, ये करना, इतना कमाना, उतना, जो भी बात है। लेकिन ये कमाने के बाद फिर क्या होता है? ये जो आ गए आक्रांता, उनने कमाया नहीं, आपको सब कुछ नोचा खोचा, लूटा खसूटा सब करा, वो सब धन ले गए यहां से। तो जब इतने 1000 साल की गुलामी हमारी है, तो नवरत्न का मतलब क्या था? विक्रमादित्य ने क्या किया? हम उसके पहले भगवान कृष्ण के काल में चले जाए, भगवान कृष्ण का भी बड़ा योगदान क्या है? ये 2 घटनाक्रम से उदाहरण समझ में आएगा। कृष्ण भगवान चाहते तो खुद राजा बनते, लेकिन खुद राजा बने क्या? उधर उग्रसेन को बिठा दिया, उधर युधिष्ठिर को बिठा दिया कि हम सब में पावर बढ़ जाए। ये तो सत्ता आएगी जाएगी, किसी को बिठा दो, लेकिन सच्ची ताकत जनता के पास होना चाहिए। इसलिए जनता की ताकत का भगवान को भगवान मान के उनकी मानवीयता का गुण हम थोड़ा सा अलग प्रकार से समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन विक्रमादित्य से समझ में आ जाएगी। फिर विक्रमादित्य के बाद में नवरत्नों में उन्होंने अपने पावर दी थी, जो निर्णय करेंगे ये करेंगे, राजा को कुछ भी कर दो फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आज माननीय मोदी जी हैं, लोकतंत्र आया ना, ये जनता की सरकार बन गई। अब आप केवल इस ढंग से देखो, अमेरिका क्यों आगे बढ़ गया, देश का सबसे सशक्त देश क्यों है? कितने राष्ट्रपति आए गए, कई राष्ट्रपति की हत्या हो गई, अमेरिका में हुई कि नहीं हुई? लेकिन वो क्यों आगे बढ़ रहा है? अभी बाइडेन दम नहीं था, गया, कोई बात नहीं, दूसरा वापस ट्रंप आ गया। तो ट्रंप ने कहा मैं अमेरिका फर्स्ट, माननीय मोदी जी ने कहा नेशन फर्स्ट, बोला कि नहीं बोला? तो हमारी इस जनता के बलबूते पर ताकत सत्ता की आए और सत्ता की ताकत अपनी सुनीतियों के बलबूते पर जानी जाए। इस सब में हम केवल एक व्यक्ति आए और उनके ऊपर भरोसे छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी। सबको अपनी अपनी भूमिका अदा करना पड़ेगी। और हम वो सब पढ़े लिखे और संभ्रांत लोगों में से आते हैं जिनसे कई सारे लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, कई सारे